Good evening. Good evening to all of you. Please let me know that voice is clear and video is clear. Good evening. Good evening to all of you. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो तुम लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ. थैंक यू फॉर आस्किंग. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. जय श्री कृष्ण. वेरी गुड सोहम. मैं बहुत बढ़िया आयुष. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग आरिस. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आगे सब लोग. गुड इवनिंग गोल्डी. हाँ, गेट जैसा ही होता है पुलकित. ओके, वेरी गुड सागर. राधे राधे भाई, राधे राधे. चलो स्टार्ट करें. ठीक है. आज का ना ये एक नया टॉपिक है जिसको हम लोग रिलेशन कहते हैं. और चलते ही ये रिलेशंस के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली कैसा है और कैसा हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में. तो शैल वी स्टार्ट? प्लीज राइट डाउन रेडी. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसको. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग प्यारे बच्चों. ठीक है, ओके. चलो. हाँ, आयुष करवाऊंगा आज. सेट वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा. ठीक है, ओके. देखो, पहले रिलेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. इसका एक आइडिया ले लेते हैं कि रिलेशन है क्या. रिलेशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है. तो हमने सेट थ्योरी में दो टॉपिक कंप्लीट किए, एक सेट कंप्लीट किया और एक फंक्शन कंप्लीट किया हमने. अब जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है रिलेशन. अब इसमें ये रिलेशंस हम लोग करेंगे. फिर रिलेशंस में हमारे पास में टाइप्स ऑफ रिलेशंस होगा, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं. फिर उसके बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं मालूम है, उसके बाद में फिर जाते हैं ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं. दैट विल बी रिलेटेड टू व्हाट? दैट विल बी रिलेटेड टू रिलेशंस. तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है. इसमें कम से कम 6-7 लेक्चर जाते हैं, 10 लेक्चर चले जाते हैं, डिपेंड करता है कभी कभी. ठीक है, तो इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं. पहला टॉपिक जो आएगा इसमें रिलेशन का वो ये आएगा कि हम लोग जो है वो टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होता है. फिर उसके बाद में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं इसके अंदर. ठीक है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं. फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि पोसेट क्या होता है. फिर हम लोग पढ़ेंगे कि टोसेट क्या होता है. फिर उसके बाद में इसमें आता है लैटिस क्या होता है. फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रुप थ्योरी क्या होता है. और फिर ये सब पढ़ने के बाद में मतलब इसको पढ़ने में करीब करीब हमको 8 लेक्चर से 10 लेक्चर चाहिए रहता है. डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से इसको पढ़ते हो. ठीक है, हाँ यस पीयूष आप पढ़ सकते हो. हाँ, रिफ्लेक्सिव
इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये सारे इसमें ही आते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा तो आपके जितने भी डाउट हैं वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। आप लोग कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इजीली बता दूंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, फिर इसमें ग्रुप थ्योरी भी एक इंपॉर्टेंट आता है, हालांकि रिलेशंस में नहीं आता है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम लोग ग्रुप थ्योरी भी पढ़ेंगे इसमें। फिर ये पढ़ने के बाद में फिर हमारा कॉम्बिनेट्रिक्स बच जाएगा। तो अब ये समझ लो 10 लेक्चर इसके पकड़ लो, 10 लेक्चर कॉम्बिनेट्रिक्स से पकड़ लो, तो 20 लेक्चर्स मुझे चाहिए रहेंगे। तो आपका जो है ना वो 15 से 20 अगस्त के बीच में मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। 15 अगस्त से 20 अगस्त तक वो आपका लास्ट क्लास होगा। तो अभी चलते हैं, पढ़ते हैं रिलेशंस के बारे में। तो आप लोग कोई भी कमेंट मत करो, सिर्फ सुनते जाओ कि रिलेशन है क्या और हम लोग कैसे बात करते हैं रिलेशंस के बारे में। देखो, अगर किसी ने पूछा रिलेशन क्या होता है, तब आप उसको ये बताना, जब कभी भी कोई रिलेशन पूछता है कि रिलेशन क्या होता है, तब आप उसको ये बोलते हो, ठीक है। हम लोग उसको ये बोलते हैं ना बेसिकली कि भाई देख, जब कभी भी रिलेशन होगा तो रिलेशन ये होता है कि एक आदमी जो है वो दूसरे आदमी का हस्बैंड है। हम लोग ऐसे ही रिलेट करते हैं एक आम जिंदगी में। अब जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मेरा आपके साथ में क्या रिलेशन है, तो आप लोग बोलोगे कि सर आप हमारे टीचर हो। या मैं अगर आपसे बोलूं कि आपका और मेरा क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे कि सर हम आपके स्टूडेंट हैं। तो जब कभी भी हम लोग रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, तो रिलेशंस में क्या होता है ना कि दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक आदमी नंबर 1 और आदमी नंबर 2 के बारे में। अगर रिलेशन आपके दिमाग में आता है तो पहली चीज क्या आती है रिलेशन, जब कभी भी दिमाग में आता है, तो जब कभी भी रिलेशन दिमाग में आता है तो सबसे पहला रिलेशन यही आता है कि बेसिकली हस्बैंड और, ठीक है, वाइफ का ये रिलेशन आता है कि लेट्स कंसीडर कि ये एक पर्सन है, पर्सन नंबर 1 इज रिलेटेड टू पर्सन नंबर 2। तो ये वाला जो व्यक्ति है ये रिलेट कर रहा है किसके साथ में, पर्सन नंबर 2 के साथ में रिलेट कर रहा है। अब ये बोल सकता हूं कि पर्सन 1 जो है, सिर्फ सुनते जाओ, आपको कोई भी कमेंट करने की जरूरत नहीं, डाउट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ये वाला जो व्यक्ति है वो बेसिकली रिलेट कर रहा है इस वाले व्यक्ति के साथ में, तो ये वाला जो है वो बेसिकली हस्बैंड है इसका। या तो हम दो आदमी को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ दो आदमी को रिलेट करें, हम एलिमेंट को भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में अगर आप और डीप में जाओगे तो एलिमेंट नंबर 1 इज रिलेटेड टू एलिमेंट नंबर 2। कहने का एग्जांपल ये है कि 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये एलिमेंट नंबर 1 हो गया आपका, जो कि बेसिकली 5 डिफाइन कर रहा है। ये एलिमेंट नंबर 2 डिफाइन कर रहा है, जो बेसिकली 3 लिखा है मैंने। अब जैसे मैं अगर लिख लूं कि 5 एलिमेंट इज बेसिकली रिलेटेड टू, ठीक है, एक दूसरा एलिमेंट दैट इज नथिंग बट 3। तो अगर कोई भी रिलेशन बोलेगा तो वो दो आदमी के बीच का भी रिलेशन हो सकता है, वो दो एलिमेंट के बीच का भी रिलेशन हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट तक ही सीमित हो, वो कहीं पर भी आप रिलेट कर सकते हो। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखोगे तो आप कोई भी दो चीजों को रिलेट कर सकते हो। जैसे एक एसी को दूसरे एसी के साथ में रिलेट कर सकते हो कि एक एसी 1.5 टन का है, या तो एक एसी विंडो एसी है, दूसरा एसी स्प्लिट एसी है। आप दो फैन को रिलेट कर सकते हो, आप दो वॉचेस को रिलेट कर सकते हो कि एक वॉच जो है वो डिजिटल का है, दूसरा वॉच जो है वो एनालॉग का है, ठीक है। आप अपने इर्द गिर्द जितना भी देखोगे किसी भी चीज को रिलेट कर सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से अब ये पर्सन 1 जो है वो रिलेट किया मैंने पर्सन 2 के साथ में, फिर बाद में आप दो एलिमेंट को भी रिलेट कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से आप दो सेट को भी रिलेट कर सकते हो कि लेट्स कंसीडर कि योर सेट नंबर 1 इज समहाउ इट इज रिलेटेड टू योर सेट नंबर 2। जैसे एक एग्जांपल में लिख लूं कि A इज बेसिकली द सबसेट ऑफ B, तो ये इसको भी आप रिलेट कर सकते हो। आप हालांकि तो ग्राफ को भी रिलेट कर सकते हो। अब जैसे मैंने बोला कि ग्राफ 1 इट इज रिलेटेड टू ग्राफ 2, कहने का मतलब है कि एक ग्राफ जो है वो दूसरे ग्राफ के साथ में आइसोमॉर्फिक है, या एक ग्राफ जो है वो बेसिकली सब ग्राफ है किसका, दूसरे वाले ग्राफ का। तो आइसोमॉर्फिज्म से रिलेट कर सकते हो, आप सेल्फ कॉम्प्लीमेंट से रिलेट कर सकते हो, आप हालांकि कुछ भी रिलेट कर सकते हो। आप टीओसी में दो स्ट्रिंग को रिलेट कर सकते हो, स्ट्रिंग नंबर 1 इट इज रिलेटेड टू स्ट्रिंग नंबर 2। स्ट्रिंग नंबर 1 और स्ट्रिंग नंबर 2 एक दूसरे के साथ में रिलेट करेंगे जब वो दोनों सेम स्टेट में जाएंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई भी एक स्ट्रिंग है जिसका जो एंड करता है 1 के साथ में, तब आप लिख सकते हो कि बेसिकली 0 1 1 ये वाला स्ट्रिंग रिलेट करेगा 0 1 1 1 के साथ में, जो एंड विथ 1 होगा। तो आप दो स्ट्रिंग भी रिलेट कर सकते हो। मेरा पॉइंट ये है कि जब कभी भी हम लोग कोई भी चीज रिलेट करते हैं, तो पहली बात तो ये कि हम किसी भी चीज को रिलेट कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि जब आप रिलेट करते हो तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक चीज जो है वो आप लेफ्ट साइड में लिखते हो, और एक चीज जो है वो आप राइट साइड में लिखते हो, और इसमें ऑर्डर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मैं अगर बोलूं कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति का हस्बैंड है,
जब आप ऑर्डर चेंज करोगे, इसको पर्सन 2 बना दोगे, इसको पर्सन 1 बना दोगे, तो यहां पर ऑर्डर भी मैटर करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि मैं आपका टीचर हूं, ठीक है, और आप मेरे स्टूडेंट हो, तो जिस तरीके से हम बोलते हैं उसमें ऑर्डर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर 2 चीजें सीखने को मिली, 2 या 3 चीजें सीखने को मिली। पहली चीज तो ये कि हम किसी को भी रिलेट कर सकते हैं, दूसरी चीज ये कि रिलेट करने के लिए हमको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, और तीसरी चीज ये कि रिलेशन में ऑर्डर जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहां पर पढ़ा है सेट, हम लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ा है। जब कभी भी हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ेंगे तो हमने ये लिखा है कि ये ए जो है वो एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो बेसिकली 1, 2 और 3 है। अब एक दूसरा सेट में ले लूं कि बी, सबसे पहले बात कि मुझे अगर इसमें रिलेशन पता करना है तो रिलेशन के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक चीज जो है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और दूसरा चीज जो होता है वो राइट साइड में लिखा जाता है। लेकिन ये वाले सेट में अगर आप देखोगे तो इसमें 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3। यहां पर 2 चीजें नहीं आ रही है, यहां पर सिंगल एलिमेंट आ रहा है। तो अब मुझे 2 चीजों की जरूरत पड़ती है और वहां पर ऑर्डर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं एक और सेट लूंगा बी। अब बी विच इज नथिंग बट, दैट इज नथिंग बट 2, 3। ये मैंने एक सेट लिया है ए का और ये मैंने दूसरा सेट लिया है बी का। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा ए क्रॉस बी। अब आप लोगों को भली भांति पता होगा कि जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या होता है, तो 1 दैट विल बी 1, 2 ये आ जाएगा। उसके बाद में आई विल बी गेटिंग 1, 3 and then I will be getting 2, 2 and then I will be getting 2, 3 and then I will be getting 3, 2 and then I will be getting 3, 3। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ए क्रॉस बी किया। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी मुझे ए क्रॉस बी करने के लिए, क्योंकि ये 2 कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि मुझे रिलेट करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ रही थी। तो मैं यहां पर मुझे इंडिपेंडेंट सेट मिल रहा था ए, यहां पर मुझे इंडिपेंडेंट सेट मिल रहा था बी। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट सेट थे, इसमें मेरे को सिंगल एलिमेंट आ रहा था, मेरे को 2 चीजें नहीं मिल पा रही थी। तो जब 2 चीजें मुझे चाहिए थी, क्योंकि इसके पहले जब मैंने आपको बताया तो आप देख सकते हो कि रिलेट करने के लिए मुझे 2 चीजों की जरूरत पड़ रही थी। एक तो मैं लेफ्ट साइड में मुझे एक चीज की जरूरत पड़ रही थी और एक चीज राइट साइड में मुझे एक की जरूरत पड़ रही थी। वैसे ही एलिमेंट वाला भी रिलेशन था, वैसे ही सेट वाला भी रिलेशन था, वैसे ही ग्राफ वाला भी रिलेशन था, वैसे ही स्ट्रिंग वाला भी रिलेशन था। तो मुझे आप जनरली मैं बोलूं तो अगर मैं सिर्फ ये एक सेट है, अब इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, इट इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग, इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो अभी मैं बेसिक मैथमेटिक्स मैंने स्टार्ट की है, मैंने ये सेट ऑफ एलिमेंट्स ले लिया है। तो ये एक सेट ऑफ एलिमेंट है, ये दूसरा सेट ऑफ एलिमेंट है। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि मैंने यहां पर 2 सेट क्यों लिया है। मैंने 2 सेट लेके उनका क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे 2 चीजों की जरूरत पड़ रही थी, जो कि ऑर्डर जहां पर इंपॉर्टेंट था कि एक लेफ्ट में क्या होता है और एक राइट में क्या होता है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि हमें ये रिलेशन मिल गया? नहीं, हमें ये रिलेशन नहीं मिला है। देखो, जब कभी भी आप रिलेशन बोलते हो तो रिलेशंस में हमेशा कंडीशन की डिमांड होती है, चाहे वो आम जिंदगी में ही रिलेशन क्यों ना हो, रिलेशन जो होती है उसमें कंडीशंस की डिमांड होती है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो ए क्रॉस बी है, इस ए क्रॉस बी को मैं एक कंडीशंस के थ्रू पास करूंगा। ठीक है, ये एक कंडीशंस के थ्रू पास करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा मालूम है, मुझे यहां पर मिलेगा कुछ रिजल्ट। ठीक है, मुझे ये मिलेगा रिजल्ट। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप ये समझ लो कि आपने आरओ का वाटर प्यूरिफायर लगाया है, तो एक तरफ गंदा पानी जाता है, ठीक है, और आरओ से फिल्टर होकर दूसरी तरफ अच्छा पानी जाता है। ठीक उसी तरीके से मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर एक फिल्टर लगाया है। अब इस फिल्टर में अलग अलग तरीके की कंडीशंस होंगी। मैंने क्या किया, मैंने ये ए क्रॉस बी को अब ये कुछ कंडीशंस के थ्रू पास करूंगा। अब इसमें कंडीशंस जो होती हैं वो मेरी बहुत अलग अलग तरीके की कंडीशंस आ सकती हैं। अब जैसे पहली कंडीशन मैं अगर इसमें लगाऊं कि भाई जो लेफ्ट साइड होगा वो राइट साइड के बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया कि a इट इज इक्वल्स टू b, तो अब ये आएगा 1, 2, ये आएगा सबसे पहले ये चेक करेगा कि भाई a इट इज इक्वल्स टू b है या नहीं है, क्या 1 जो है वो 2 के बराबर है, तो ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, ये फिल्टर आरओ फिल्टर के थ्रू पास नहीं हो पाएगा। अब 1, 3 आएगा, वो भी फेल हो जाएगा। अब 2, 2 आएगा, तो ये 2, 2 का मुझे एक रिजल्ट मिलेगा कि भाई 2, 2 जो है वो मेरा एक रिजल्ट में आ गया। अब 2, 3 भी ब्लॉक हो जाएगा, 3, 2 भी ब्लॉक होगा। अब ये 3, 3 आएगा, तो ये 3, 3 जो होगा वो बेसिकली पास हो जाएगा। तो अब मैं जाके ये बोल सकता हूं कि यहां पर ये जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है, इस रिजल्ट में जो लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट है वो राइट साइड वाले एलिमेंट के बराबर है।
तो इसमें मैं कुछ रिलेट कर सकता हूं, ये मेरी कंडीशन के हिसाब से। तो ये जो रिजल्ट मिल रहा है, इसी रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी रिजल्ट को हम लोग कहते हैं रिलेशन। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि रिलेशन क्या होता है, तो अनऑफिशियल तरीके से आप उसको ये बताओ कि रिलेशन जो होता है वो फिल्टर किया हुआ कंडीशंस होता है, किसका, ए क्रॉस बी का। ये अनऑफिशियल इसका स्टेटमेंट है। किसी ने पूछा कि आपको रिजल्ट क्या होता है, अब जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक कंडीशन लगाई कि ए इट इज इक्वल्स टू बी, तो आपको एक रिजल्ट मिला जिसको हम लोग रिलेशन कहते हैं। अब अगर आप दूसरी कंडीशंस लगाओगे तो आपको दूसरे तरीके का रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट के भी दूसरे, रिजल्ट और रिलेशंस के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो अब अगर आपसे किसी ने पूछा अनऑफिशियल तरीके से कि भाई रिजल्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे बाबा सर ने बताया है कि जब कभी भी हम लोग ए क्रॉस बी को पास करते हैं किसी भी कंडीशंस के थ्रू, तो हमको जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम लोग रिलेशन कहते हैं। आप यहां पर देख सकते हो, आप कंडीशन कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे अब मैं दूसरी कंडीशन यहां पर लिखना चाहूंगा। अब जैसे मैंने एक दूसरी कंडीशन लिखा है कि ए इज लेस देन बी। अब अगर ये दूसरा कंडीशन है एग्जाम्पल के लिए, तो मुझे क्या मिलेगा मालूम है, मुझे एक दूसरा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा रिजल्ट ये मिलेगा कि ये जो ए इज लेस देन बी होना चाहिए, मतलब 1,2 जो होगा वो बेसिकली पास हो जाएगा। ठीक है, अब 1,3 जो है वो भी बेसिकली पास हो जाएगा। 2,2 ब्लॉक हो जाएगा, 2,3 यहां पर पास हो जाएगा। ठीक है, 3,2 जो है वो भी ब्लॉक हो जाएगा, 3,3 जो है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो अब ये कहता है कि जो इसका एलिमेंट है लेफ्ट साइड शुड बी लेस देन ऑफ द राइट साइड। तो ये एक अलग रिजल्ट मिला, ये एक अलग रिजल्ट मिला। तो ये जो भी रिजल्ट मिलते जाते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग रिलेशंस कहते हैं। तो अनऑफिशियल तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अनऑफिशियल डेफिनेशन ये कहता है कि जब कभी भी हम लोग ए क्रॉस बी को किसी कंडीशंस के थ्रू पास करते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम लोग रिलेशन कहते हैं। अब चलते हैं ऑफिशियल डेफिनेशन के ऊपर। ऑफिशियल डेफिनेशन इसका क्या कहता है, ऑफिशियल डेफिनेशन ये कहता है कि ये जो ए क्रॉस बी है, इसके जो भी सबसेट बनेंगे वो आपका रिलेशंस होगा। अब इसका मतलब क्या है, पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, फिर मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे मैं अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज ए रिलेशन, देन आई विल ट्राई टू से दैट अ रिलेशन इज बेसिकली द सबसेट ऑफ, ठीक है, सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, अब अगर किसी ने रिलेशन पूछा कि रिलेशन क्या होता है, तो आप बोलो कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका, क्रॉस प्रोडक्ट ए कॉमा बी, ए क्रॉस बी का। अब ए क्रॉस बी का सबसेट का मतलब क्या हुआ, सबसेट का मतलब ये हुआ कि देखो, अगर जैसा मैंने आपको बताया, फिर से ध्यान देना, आप कंडीशंस अलग अलग लगा सकते हो। अब समझो आपने कुछ कंडीशंस लगाई यहां पर, अब इस कंडीशंस में अगर 1,2 सेटिस्फाई करेगा तो वो आएगा, अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर 1,3 सेटिस्फाई करेगा तो आएगा, अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि हर एक एलिमेंट जो है वो या तो सेटिस्फाई करेगा या तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब बात ये आती है कि ये जो रिजल्ट हमें आ रहा है ये इसका सबसेट है। अगर सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो सारे के सारे कंडीशंस मुझे रिजल्ट में मिल जाएंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कुछ भी रिजल्ट में नहीं मिलेगा। जैसे अगर एक मैं बेसिक एक रफ पेज पे बताऊं तो ऐसा होगा कि ये एक सेट है ए का, ठीक है, फिर एक दूसरा सेट है बी का। अब मैंने क्या किया, मैंने ये ए क्रॉस बी को इसमें कंडीशंस के थ्रू पास किया। तो अब एक रिलेशन ऐसा मिल सकता है मुझे कि इसमें कुछ भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये मेरे को एक एम्प्टी रिलेशन मिल सकता है, इसमें कुछ भी नहीं आया। अब वो डिपेंड करता है कंडीशन कौन सी आप यूज कर रहे हो। अब जैसे मैं एक दूसरी रिलेशंस लिखा, इसमें मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट मिला, लेट्स कंसीडर 1,1। ठीक है, अब अगर मैं एक दूसरा एलिमेंट लिखा R3 के बारे में, तो लेट्स कंसीडर इसमें मेरे को 1,2 सेटिस्फाई करके दे दिया। तो ये डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर। तो अब जो मैं ये बोल रहा हूं कि ये रिलेशंस क्या होते हैं, ये रिलेशन जो होगा ना वो ए क्रॉस बी का जो होगा वो बेसिकली सबसेट होगा। अब आपको पता है कि सबसेट हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है, मतलब वी कैन टेक एनी एलिमेंट एंड वी कैन पुट इट इनटू द सबसेट। पावर सेट में मैंने वो चीज आपको बताई थी। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन है किसका, रिलेशन का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिलेशन होता क्या है। अब हम लोग चलते हैं कि कितने अलग अलग तरीके के रिलेशंस बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने तरीके की आप कंडीशंस बनाओगे अलग अलग तरीके के आपको रिलेशंस बन सकते हैं, लेकिन आपका कंडीशन जो होगा वो इनफाइनाइट कंडीशन हो सकता है। आप कितने भी तरीके की कंडीशंस लगा सकते हो, लेकिन जो आपका रिलेशंस आएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आएगा, वो आपका फाइनाइट होगा।
भाई अगर कुछ भी सेटिस्फाई नहीं किया तो फाई आ जाएगा, अगर सबके सब सेटिस्फाई करेगा तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो m है और कार्डिनलिटी ऑफ b जो है वो बेसिकली n है। जब आप a क्रॉस b करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, m इंटू n आ जाएगा। अब अगर किसी ने पूछा कि टोटल रिलेशंस कितने होते हैं, तब आप उसको बताओ कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होगा दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अब ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो कितने तरीके के सबसेट्स बन सकते हैं, तो कितने m इंटू n, तो आई कैन राइट इट डाउन एज अ 2 रेज टू m इंटू n। तो ये मेरा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बन जाएगा, किसका, m इंटू n का रिलेशन। मुझे पता है अभी कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो है वो 2 रेज टू m इंटू n कैसे आ गया, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। मुझे पता है कि आप लोग परेशान करोगे बाद में, तो इट्स बेटर आई विल ट्राई टू डिस्कस राइट नाउ ओनली। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सबसेट वाला पावर सेट में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर वो चीज नहीं आती तो फिर भी मैं बता देता हूं। लेट्स कंसीडर कि मैंने अगर इसको 1,2 ले लिया है और मैंने इसको सिर्फ जो है वो बेसिकली B1 लिया है, तो जब मैं A क्रॉस B करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 1,1, ये एक एलिमेंट मिलेगा, या तो जो मुझे मिलेगा वो 2,1 जो है वो ये एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब इसकी कार्डिनलिटी 2 है, इसकी कार्डिनलिटी 1 है, तो A क्रॉस B जो होगा वो यही मिलेगा, 1,1 और 2,1, सिर्फ इतना ही मिलेगा। अब अगर इस कंडीशंस को मैं पास करूंगा तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स मिलेंगे वो बेसिकली क्या मिल सकते हैं। अच्छा, एक रिलेशन मुझे ऐसा मिल सकता है कि कुछ भी नहीं आ सकता है, दूसरा रिलेशन मुझे ऐसा मिल सकता है कि सिर्फ जो है वो 1,1 आ जाए। ठीक है, या तो तीसरा रिलेशन मुझे ऐसा मिल सकता है कि जो सिर्फ जो है वो 2,1 आ जाए, जो ये 2,1 आ जाए, या तो एक ऐसा रिलेशन मिल सकता है मुझे कि जो बेसिकली मेरा 1,1 भी आ सके और 2,1 भी आ सके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ भी सेटिस्फाई नहीं किया तो आपको 5 उठा के दे देगा, अगर सब सेटिस्फाई करेगा तो आपको A क्रॉस B उठा के दे देगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे बेसिकली वो 5 से लेके A क्रॉस B तक ही होंगे। तो ये जो होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट विल बी 2 रेज टू AB। 2 रेज टू AB का मतलब है कि अगर A की कार्डिनलिटी M होगी और दूसरे की कार्डिनलिटी अगर N होगी तो इस तरीके से, ठीक है, वी कैन इजिली ट्राई टू गेट इट। मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर 2,3 लिया है तो 1,1 नहीं आएगा ना दोस्त। तो अब ये हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो हो गया। अब अगर किसी ने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तब आप बोलो कि अगर A की कार्डिनलिटी M है, B की कार्डिनलिटी M है, तो A क्रॉस B आपको M इंटू N आएगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। बट कभी कभी गेट में क्या बोलता है, गेट वाले बड़े होशियार होते हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बच्चों को गुमराह करने के लिए ना एक स्टेटमेंट ऐसा दे सकते हैं वो। अब जैसे उन्होंने बोला कि एक काम करो, ठीक है, अब उन्होंने ये बोला, उन्होंने एक चीज बोला, उन्होंने ये बोला कि आपको 2 सेट नहीं लेने, आपको सिर्फ एक ही सेट मिलेगा। तो अब आपने A लिख लिया, अब A की कार्डिनलिटी जो है वो बेसिकली है N। अब आपको बोला गया कि भाई आपको एक ही सेट मिलेगा, आप मेरे को टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ। तब आप बोलोगे कि बाबा सर ने बताया था कि हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो यहां पर तो एक ही सेट दिया है, अगर एक ही सेट देगा तो आप एक काम करो, उसका खुद के साथ में आप क्या कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। जब आप खुद के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे A क्रॉस A, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको क्रॉस प्रोडक्ट में n स्क्वायर आएंगे। अब इसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पता कर लो, तो अब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आएंगे आपको दैट यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली 2 पावर n स्क्वायर। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कब मिलेगा आपको, जब आपको जो है वो सिर्फ एक ही सेट दिया हो। तो ये हो गया A क्रॉस A, इट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। अब आप मुझसे डाउट पूछोगे कि सर फंक्शंस और रिलेशंस में आपका जो है वो फर्क क्या है। फंक्शंस में कुछ चीजें आपकी क्या होती हैं कि यहां पर कुछ चीजें जो है वो हम लोग लिमिटेड करते हैं फंक्शंस में, लेकिन रिलेशंस में जो है वो हम लोग कोई भी चीज जो है वो लिमिटेड नहीं करते। मतलब मैंने आपको कोई रूल बताया आपको कि लेफ्ट साइड में एलिमेंट होंगे, राइट साइड में एलिमेंट होगा, लेफ्ट साइड इसका एम्प्टी हो सकता है नहीं, राइट साइड इसका एम्प्टी हो सकता है नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया आपको। रिलेशंस में जो भी चीज आती है सारे रूल्स वैलिड होते हैं, इसमें कोई भी किचाइन नहीं होता है, लेकिन फंक्शंस वाले में स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, ठीक है, कि भाई लेफ्ट साइड एम्प्टी नहीं होना चाहिए, राइट साइड एम्प्टी होगा तो चलेगा। यहां पर आप लेफ्ट को एम्प्टी करो, राइट को एम्प्टी करो। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, ये मेरे को 2 2 और 3 3 आया, जैसे एग्जांपल के लिए कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं 2 2 और 3 3 को, ये A जो है वो ये लेफ्ट साइड में A हो गया और राइट साइड में B हो गया, और ये आ गया 2 और ये आ गया 3। अब अगर इस रिलेशन को मैं ड्रॉ करूं तो ये 2 2 ऐसा आ जाएगा और 3 3 ऐसा आ जाएगा।
तो ये इसका ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन है ये वाले पर्टिकुलर रिलेशन का। तो इसमें किसी भी तरीके का रूल आ सकता है, ठीक है, ओनली कंडीशंस वाले इंप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से वी कैन इजीली ट्राई टू गेट इट आवर कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन थी। आई होप आप लोगों को आइडिया समझ में आ गया होगा और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज लेट मी नो दैट। अगर ये चीज समझा तो मैं आगे चलता हूं एंड आई विल ट्राई टू कंसिडर इट। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, अब आप लोग अब थोड़ा थोड़ा यहां से ना टफ होते जाएगा, ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा यहां से टफ होते जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते रहना, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देते रहो। जैसे मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, यहां पर देखना कि मेरा कॉन्सेप्ट ये है, जैसा कि मैं अलग अलग तरीके का कंडीशंस लगाऊंगा, अलग अलग तरीके के मुझे रिलेशंस मिलेंगे। मैंने क्या किया, मैंने ए लिया, मैंने बी लिया, फिर मैंने ए क्रॉस बी जो है वो पास आउट किया और फिर मुझे यहां पर जो है ये रिजल्ट मिला, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, इस चीज को मैं कम से कम 10 बार ये चीज पे ही डिस्कशन करूंगा और यही चीज मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने ए लिया, मैंने बी लिया, मैंने ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस बी को मैंने पास आउट किया और फिर ये रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट में मैं जाऊंगा और चेक करूंगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में, ठीक है। अब मेरा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो मैं कहां चेक करूंगा, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में चेक करूंगा। और ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस में कहां चेक करने वाला हूं दोस्त मालूम है, मैं ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस यहां पर चेक करने वाला हूं, ये रिजल्ट में चेक करने वाला हूं, ठीक है, ध्यान देना, ये रिजल्ट में चेक करने वाला हूं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। मैं यहां नहीं चेक करूंगा, मैं यहां नहीं चेक करूंगा, मैं ए क्रॉस बी के ऊपर भी चेक नहीं करूंगा। यहां पर समझो कुछ कंडीशंस है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करके ये रिजल्ट आया है, मेरा जो टाइप्स ऑफ रिलेशन होगा वो मैं इस रिजल्ट में चेक करूंगा। आप यहां पर देखो, आपके ना यहां पर कंडीशंस लगी हुई हैं, ए क्रॉस बी, यहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, मैं जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस होगा वो रिजल्ट यहां पर चेक करूंगा। अब यहां से मैं जो है वो मेरा एक दूसरा टॉपिक चालू होता है जिसको मैं बोलूंगा कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। अब इस टाइप्स ऑफ रिलेशंस को एक चीज ये होती है कि आप थोड़ा कम पढ़ो और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, या तो आप अच्छे से पढ़ लो और आपको इससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। और ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि आपको क्वेश्चंस नहीं भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर सकते हो, ठीक है। मेरा हमेशा से वही क्लैरिटी रहती है कि इनको अच्छा पढ़ाओ, ये करे चाहे क्वेश्चन या ना करे। अब मेरा टाइप्स ऑफ रिलेशंस में पहला रिलेशन जो है उसको मैं सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ाऊंगा। अब अगर आपसे कोई बोलेगा कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो लेट मी ट्राई टू टीच यू कि बेसिकली व्हाट इज योर सिमेट्रिक रिलेशन। अब सब लोग सिर्फ ध्यान से सुनते जाओ, इसमें मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को। अब मेरा जो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, अब ये आप फिर से मुझे ये बताओ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सिमेट्रिक रिलेशन है ये मैं कहां पर चेक करने वाला हूं। अब मैं दो डिफरेंट एलिमेंट ना लेके मैं एक ही एलिमेंट लूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने दो डिफरेंट सेट नहीं लिए, मैंने एक सेट लिया है, फिर मैंने क्या किया है, मैंने ए क्रॉस ए को पास आउट किया है, इसमें कुछ मुझे रिजल्ट मिले, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये ए क्रॉस ए को पास करूंगा थ्रू सम कंडीशंस, तो ये जो मेरा रिजल्ट आएगा ये है मेरा रिजल्ट। और इस रिजल्ट में मैं जाऊंगा और चेक करूंगा कि चेक करो भाई कि ये एक सिमेट्रिक टाइप का रिलेशन है या नहीं है। तो अलग अलग तरीके के रिलेशंस होते हैं, मैं अब ये सिमेट्रिक कहां चेक करने वाला हूं, ये जो सिमेट्रिक जो है वो बेसिकली रिजल्ट में चेक करने वाला। वेरी गुड। अब कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होगा जब वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब कंडीशन क्या है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। कंडीशंस मेरी ये है कि फॉर ऑल ऑफ ए एंड फॉर ऑल ऑफ बी, जब कभी भी आपका a, b बिलोंग करेगा R में,
तब बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, प्लीज आप जरा ध्यान से सुनते जाओ। अगर आप लोग अच्छे से समझ जाओगे तो ट्रस्ट मी आप लोगों को कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। यू ट्रस्ट मी, सिर्फ आप पढ़ते जाओ। मैंने यहां पर एक लॉजिक का रिलेशन लिखा है। लॉजिक के रिलेशंस में क्या कहता है कि हर एक ऑल ऑफ ए एंड ऑल ऑफ बी के लिए जब कभी भी ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में, देन बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। इसका अगर मैं हिंदी में रूपांतरण करूं तो हिंदी में ये कहेगा कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, देन बी कॉमा ए जो होगा वो बिलोंग करना चाहिए आर में। अब ये चीज हम लोग कहां चेक करने वाले, ये चीज हम लोग रिजल्ट में चेक करने वाले, और वो रिजल्ट मेरा ये है। लेट मी ट्राई टू टेक वन मोर एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जैसे मैंने एक रिजल्ट लिया, ये एक रिजल्ट है और ये एक एम्प्टी रिलेशन है। अब यहां पर जो कंडीशन आई है ये वाले रिजल्ट में, वो एक एम्प्टी रिलेशन है। अब किसी ने मुझे पूछा कि चेक करो आप ये एम्प्टी रिलेशन आपका सिमेट्रिक है या नहीं है, तो मैं ना अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं ये लॉजिक उठा के यहां रख दूंगा। अब मेरा लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है कि भाई जब कभी भी ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में, तब बी कॉमा ए जो होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए आर में। लेकिन भाई मैंने ये देखा कि यहां पर तो कुछ भी नहीं है। जब यहां पर कुछ भी नहीं है तो ये मेरा पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स ने किसी चीज को इंप्लाई कर दिया तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरा, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक आएगा ही आएगा। देखो आपका एक्सपेक्टेशन क्या था और लॉजिक ने क्या उठा के आपको दे दिया। आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि सर जब कभी भी ए कॉमा बी बिलोंग करेगा तब मैं बी कॉमा ए लेके आऊंगा। आप गुस्सा हो जाते हो, सर ए कॉमा बी आना चाहिए तब मैं बी कॉमा ए लेके आऊंगा। अरे भाई रुक जा, ये बोलता है कि ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए, यहां पर तो कुछ भी नहीं है। जब यहां पर कुछ भी नहीं है तो लॉजिक क्या कहता है, ठीक है, लॉजिक ये कहता है कि भाई एफ बिलोंग, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब आप देखोगे इसमें, ठीक है, इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब फॉल्स अगर किसी चीज को इंप्लाई कर दे तो ये चीज तो हमें भली भांति पता है कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, तब मैं इसको बोलूंगा सिमेट्रिक है। अभी भी कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो उनको मैं ये चीज बताऊंगा कि देख भाई ये इसको पढ़, ये क्या कहता है। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो ये कहेगा कि जब जब ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, तब तब बी कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए। मतलब जब जब इस धरती पे कोई राक्षस आएगा तब तब, ठीक है, तब तक भगवान अपना रूप लेंगे। अब धरती पे राक्षस आ ही नहीं रहा है तो भगवान रूप ही नहीं ले रहे। समझ रहे हो आप ये स्टेटमेंट। तो मेरा स्टेटमेंट यही है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, अब ये कॉमा बी बिलोंग ही नहीं किया है, जब आप बिलोंग ही नहीं किया है तो आप कहां से ढूंढोगे बी कॉमा ए को, आप तभी ढूंढोगे ना, आप ये इस मेहरारू को तभी ढूंढोगे ना जब ए कॉमा बी बिलोंग करेगा। अब बस इसको इस तरीके से समझो, मैं आप लोगों को बता देता हूं दूसरा कंडीशन। अब इसको दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की बात करता हूं। जैसे ये ए कॉमा बी जो है, ठीक है, मैं अपनी क्लास में कभी कभी इस चीज को दूसरे तरीके से भी बताता हूं। अब जैसे ये ए कॉमा बी को आप हस्बैंड कंसीडर कर लो और बी कॉमा ए को आप क्या कर लो, वाइफ कंसीडर कर लो, ठीक है। अब ए कॉमा बी और बी कॉमा ए के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये ए कॉमा बी और बी कॉमा, तो हस्बैंड कौन है, ए कॉमा बी। आप ये समझ लो, ठीक है, ठीक है, आप ये समझ लो कि ए कॉमा बी हस्बैंड है और बी कॉमा ए वाइफ है। तो कंडीशन यहां पर यह है कि जब जब हस्बैंड पार्टी में जाएगा तब तब उसके साथ में वाइफ पार्टी में जाएगी। अब जैसे यहां पर देखा गया तो हस्बैंड तो कोई है ही नहीं है। जब यहां पर हस्बैंड है ही नहीं है तो वाइफ ने बोला कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगी जब हस्बैंड पार्टी में गया और वाइफ पार्टी में नहीं जाएगी। इस पे हम और भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात कि हमें क्या यूज करना है, हमें कुछ भी यूज नहीं करना, हमें सिर्फ लॉजिक यूज करना है। लॉजिक उठा के रख देना है, अपने आप लॉजिक अपना पूरा काम कर लेगा। हमको कोई दिमाग में टेंशन ही नहीं लेनी है, हमको लॉजिक उठा के रख देना है। तो तब हम लोग बोल सकते हैं कि एम्प्टी रिलेशन जो होगा वो आपका सिमेट्रिक होगा। बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि वो पढ़ते किसी और कुछ है, वो बोलते हैं कि सर देखो ए कॉमा बी आएगा तब मैं बी कॉमा ए बोलूंगा। अरे भाई ए कॉमा बी आया ही नहीं है तो तू काहे को झगड़ा कर रहा है, ठीक है। नहीं बोलेंगे सर ये सिमेट्रिक नहीं है। भाई क्यों सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सर लॉजिक, अबे तेरे को पता ही नहीं लॉजिक के बारे में।
लॉजिक ये कहता है कि इफ ए कॉमा बी प्रेजेंट होगा तब हम लोग बी कॉमा ए के बारे में ढूंढेंगे ना, ठीक है। अब ए कॉमा बी यहां पर, अब ए कॉमा बी जब प्रेजेंट होगा, ठीक है, जब लड़का पैदा होगा तभी तो उसकी शादी करवाओ, लड़का पैदा ही नहीं हुआ यहाँ पर कोई भी, ठीक है। तो इसलिए ये जो होगा ये बेसिकली आपका सिमेट्रिक होगा। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, और मतलब दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर। तो आई विल ट्राई टू डिस्कस ऑल द पॉसिबल एग्जाम्पल, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, अब जैसे यहां पर मैंने ले लिया कि लेट्स कंसीडर R2, ये R2 जो है उसमें मैंने ले लिया कि 1,2 और फिर मैंने ले लिया कि 2,1, ठीक है। अब ये मैंने एक रिलेशन ले लिया, अब इस रिलेशन में मुझे चेक करना है कि ये जो रिलेशन होगा, ठीक है, अब ये रिलेशन जो है वो मुझे पता होना चाहिए कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ नहीं करना है आपको, कमेंट नहीं करना है, इतने जो अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो प्लीज डू नॉट कमेंट, सिर्फ मजे लो और ठीक है यहां पर देखते रहो। अब जैसे ही मुझे ये चेक करना है कि सिमेट्रिक होगा नहीं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं लॉजिक चेक करूंगा। लॉजिक कहेगा कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में, तब वो बोलेगा कि भाई बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना चुपचाप ही पहला वाला एलिमेंट उठा के रख दूंगा। तो मैंने यहाँ पर चेक किया कि ये 1,2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये देखो ए की वैल्यू जो मिल गई मुझे 1 मिल गई, और बी की वैल्यू जो मिल गई मुझे क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में। अब ये बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू जो है वो 2 आ गई, और ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब मैं लॉजिक में जाऊंगा और लॉजिक में ये चेक करूंगा कि चेक करो भाई 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, तब आप बोलोगे कि ट्रू है। तब चेक करो भाई 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये बोलेगा भाई ये भी ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट को मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ये जो रिलेशन है मेरा, ये रिलेशन जो है ये एक सिमेट्रिक है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हस्बैंड है आपका और ये है आपका वाइफ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो ये हस्बैंड है, तो हस्बैंड जब जब पार्टी में गया, अब आप ये चेक करो कि ये पार्टी का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, पार्टी का मतलब है रिजल्ट में, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट में चेक कर रहे हैं। अब रिजल्ट में, अच्छा ये सिमेट्रिक कब नहीं आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने ये ए लिया है, फिर आपने क्या किया, ए क्रॉस ए लिया है। मैं यहाँ पे ध्यान देना, मैं दो अलग अलग सेट नहीं एक ही सेट ले रहा हूं, उससे ही मल्टीप्लाई करवा रहा हूं ए क्रॉस ए में। फिर मैंने इसको पास किया और फिर मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पर रिजल्ट मिल गया। अब ये जो पार्टी चल रही है वो कहाँ चल रही है मालूम है, ये चल रही है रिजल्ट में। अब यहाँ पर हस्बैंड 1,2 एकदम नाच रहा है, अब वाइफ यहाँ पर जो है 2,1 घर पे है, तब वाइफ को गुस्सा आएगा, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो अपने को रिजल्ट में चेक करना है कि अगर रिजल्ट में दोनों चले गए हैं तो कोई इश्यूज नहीं है। लेट मी ट्राई टू टेक अनदर एग्जांपल। तो अब ये वाला जो चीज है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो होगा ये बेसिकली आपका क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिक होगा। अब अगर एग्जांपल के लिए मैं अगर यहां पर लिख दूं R3, अब जैसे मैंने R3 लिख दिया है, R3 में मैंने सिर्फ और सिर्फ 1,2 लिखा है। अब अगर मैंने 1,2 लिखा है, ये रिजल्ट में 1,2 आया है, तो मैं फिर से लॉजिक यूज करूंगा। तो अब लॉजिक ये कहेगा कि भाई ए कॉमा बी जब जब बिलोंग करेगा आर में, तब वो इंप्लाई करेगा कि बी कॉमा ए भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में। अब ये चीज को मैं बोलूंगा कि 1,2 को उठा के रख लो यहाँ पर। अब ये 1,2 है, ये बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये ए की वैल्यू आपको 1 आ गई और बी की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू 2 आ गई। अब ये बी की वैल्यू को जो है ये हो गया 2, ये हो गया 1 एंड दैट बिलोंग्स टू आर। अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाली जो चीज है ये ट्रू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है आर में। 2,1 जो बिलोंग कर रहा है आर में, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, द होल स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सिमेट्रिक। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सी चीज सिमेट्रिक होगी, कौन सी चीज सिमेट्रिक नहीं होगी। तो लॉजिक जो है ना वो बड़ी प्यारी चीज है, ये आपको सब बता देगा, अंदर की खबर कि कौन जा रहा है पार्टी में, कौन नहीं जा रहा है पार्टी में, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक होगा, लेकिन ये वाला जो चीज होगी वो आपकी सिमेट्रिक नहीं होगी। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेता हूं। लेट्स कंसीडर कि मैं अगर R4 लेता हूं। अब जैसे मैंने यहाँ पर R4 लिया है, इस R4 में मैंने सिंगल लॉन्डे ही लिया हूं, जैसे कि ये 1,1। अब जैसे सिंगल जो बच्चे हैं 1,1, इनके बारे में भी चेक कर लेते कि क्या ये आपके सिमेट्रिक होंगे नहीं होंगे। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है आपको ना सिर्फ और सिर्फ लॉजिक यूज कर लेना है। अब जब लॉजिक है तो लॉजिक क्या कहता है कि ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में, देन इट विल इंप्लाइज कि बी कॉमा ए जो होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए आर में।
अब अगर मैं बोलूं इस चीज को, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसको क्या किया, मैंने सब्स्टिट्यूट किया कि भाई एक 1,1 दैट बिलोंग्स टू आर। अब अगर आप देखोगे तो ए की वैल्यू भी आपको क्या आ गई, 1 आ गई, और बी की वैल्यू भी क्या आ गई, आपको 1 आ गई। तब जब ये इंप्लाई करेगा तो बी की वैल्यू क्या है, 1 है, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, एंड 1,1 दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तब मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपका ट्रू है, ये वाला स्टेटमेंट है ये भी आपका ट्रू है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाली जो चीज है ना, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपकी सिमेट्रिक है। तो सिंगल बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, सिंगल बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वी कैन इजिली ट्राई टू राइट इट डाउन रिलेटेड टू सिमेट्रिक, ठीक है। यस, इट शुड बी ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेशन। तरुण, मैंने यहां पर ये स्टेटमेंट आप लोगों को पहले ही यहां पर लॉजिक में लिख दिया है, इट विल बी फॉर ऑल ऑफ ए एंड फिर ऑल ऑफ बी, ठीक है। तो अब हम लोगों ने लॉजिक का बहुत यूज किया है, लॉजिक से अब हमको समझ में आ गया है कि बेसिकली कौन सी चीज आनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं आनी चाहिए। अब अगर मैं 20 क्वेश्चन दूंगा ना, वो 20 क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं हालांकि वो क्वेश्चन तो करवाता ही हूं, लेकिन ठीक है आप लोगों से नहीं करवाता हूं, मैं ही कर देता हूं। तो चलो एक बात करते हैं। अब जैसे मैं अगर यहां पर एक रिलेशन लिखूं R1, अब जैसे मैंने सिंपल लिखा, लेट्स कंसीडर कि मैंने 2 3 लिख दिया, मैंने कंसीडर लिख दिया 2,2। अब ना सबसे पहले इसके लिए चेक करेंगे, देखो हस्बैंड तो प्रेजेंट है लेकिन वाइफ प्रेजेंट नहीं है, तो क्या मैं बोलूंगा भाई कि ये सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए फॉल्स कर दिया। हाँ, इसके लिए ट्रू करेगा क्योंकि 2,2 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमको ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ एक ही एलिमेंट के लिए चेक करना है, हमको हर एक ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना है। अब देखो 2,3 के लिए क्या करेगा, 2,3 के लिए जो है वो बेसिकली मना कर देगा, लेकिन 2,2 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या होगा, अगर उसमें से किसी भी एक एलिमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो पूरा का पूरा आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। तब हम लोग बोल सकते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक होगा, नहीं ये बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं होगा, इट विल बी फॉर ऑल। अब जैसे मैंने अगर R2 लिख दिया, अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा कि 1 1 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल बच्चों के लिए 2 2 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 3 3 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपने 1,3 लिखा, अब ये गुस्सा हो गई यहाँ पे इनकी मेहरारू कि भाई 1,3 जो है वो प्रेजेंट है, 3,1 जहां कहां चले गए। तो एक्चुअली इट विल बी ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इट विल बी ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इट विल बी ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू दिस, बट इट इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू दिस, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सिमेट्रिक। अब अगर मैं बोलूं कि सिंगल ही आ जाए, ठीक है, अब जैसे सिंगल ही आ जाए, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने R3 लिख दिया, ये आ गया आपका 1 1, ये आ गया आपका 2 2, ये आ गया आपका 3 3। तो अब मैं अगर इस चीज को बोलूं कि भाई एक काम करो, तुम ये बताओ कि क्या तुम सिमेट्रिक हो या नहीं, बोलेगा भाई हम सारे सिंगल है यहाँ पर, ये इसके लिए भी पॉसिबल है, इसके लिए भी पॉसिबल है, इसके लिए भी पॉसिबल है, तो टोटल विल बिकम अ सिमेट्रिक रिलेशंस। तो अब आप ये चेक कर लो, इसमें एक कॉन्सेप्ट है फ्लिपिंग वाला। फ्लिपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैंने 1,2 लिख दिया है तो इसका फ्लिपिंग आप करोगे तो 2 और 1। आप ये चेक करो कि हस्बैंड और वाइफ को मैं फ्लिपिंग भी बोलता हूं कभी कभी, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा सिमेट्रिक होगा, कौन सा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि सिमेट्रिक कौन से होते, सिमेट्रिक कौन से नहीं होते। आप बैठ के इसको 10 रिलेशन तक बनाओ, 20 रिलेशन तक बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस सिंपल कंडीशन ये है कि अगर कहीं पर ये हस्बैंड दिखा तो बता दो उसकी वाइफ को कि देखो ये पार्टी कर रहा है, वो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं। एक एक एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं श्रेयांश, ठीक है। ठीक है, ओके, तो वी कैन इजिली ट्राई टू गेट इट। सोहम, अगर आपने अगर देखा होगा तो मैंने लिखा है फॉर ऑल ऑफ ए फॉर ऑल ऑफ बी। ऑल ऑफ ए ऑल ऑफ बी का मतलब क्या है, आई हैव टू चेक फॉर एवरी पेयर। श्रेयांश क्या दिक्कत है यार?
हाँ, इट मीन्स फॉर ऑल द ऑर्डर पेयर्स, वो चीज मैंने लिखी है ना, फॉर ऑल ऑफ ए एंड फॉर ऑल ऑफ बी। ठीक है, किसी को डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो मैं फिर आगे चलता हूं। यस देवव्रती भाई, ठीक है, ओके चलो, ओके। अब आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें मुझे कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ, क्या कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ, ये वाला कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब कभी भी हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैलकुलेट करते हैं तो इसमें इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो मैं उसके पहले कुछ और चीजें आपको सिखा देता हूं। अब ये टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन सिखाना मेरे लिए और इस बैच में तो ये बहुत ही बड़ा दर्द है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को उसके पहले कुछ और सिखाता हूं। अब समझो एग्जाम्पल के लिए आप जरा सुनना, ठीक है, ठीक है, सुनना जरा। भाई मीर भाई रुक जाओ यार, पढ़ा लेने दो मेरे को। अब ये देखो सर, अगर रिलेशन के अंदर एम्प्टी सेट होगा तो क्या वो सिमेट्रिक होगा? मैंने प्रणीत बोला है लेट्स कंसीडर अ नॉन एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट। पहले हम लोग ए को नॉन एम्प्टी कंसीडर कर रहे हैं, फिर ए क्रॉस बी ले रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ाऊं मैं, क्योंकि अब आगे जो मैं पढ़ा दूंगा, पढ़ाने में मेरे को 3 मिनट लगेगा, लेकिन आप लोग 30 मिनट तक मेरा दिमाग खराब करके रखोगे। तो उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, तो जरा ध्यान से सुन लो, ठीक है। सुनना, ये काउंटिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा यहां पर, तो वो काउंटिंग वाला क्वेश्चन समझ लेना। आप अगर समझोगे तो आपको सच में बड़ा अच्छा लगेगा। ध्यान से सुनना, ठीक है, कोई कोई कमेंट नहीं करेगा, पहले सुन लो। समझो भगवान की दया से मेरे पास 2 मेहरारू आ गई, तो एक का नाम है वाइफ नंबर 1, दूसरे का नाम है वाइफ नंबर 2, ठीक है। मैंने इनको बोला कि चलो मूवी देखने चलते हैं। तो अब ये जो है ना, ये 2 तरीके से आंसर कर सकते हैं। मतलब ये हो गया कि 2 केसेस। 2 केसेस का मतलब ये है, ये बोलेंगे कि हाँ हम जा भी सकते हैं मूवी देखने, ये बोलेंगे हम नहीं भी जा सकते मूवी देखने। वाइफ नंबर 2, ये भी क्या होगा, ये 2 केसेस है, हाँ हम जा सकते हैं मूवी देखने या नहीं जा सकते मूवी देखने। एग्जाम्पल के लिए आप लोग इसी चीज को पढ़ते हो, इसको मैं 0 और 0, लेट्स कंसीडर 0 का मतलब है मूवी देखने नहीं जाना है, 1 का मतलब है कि मूवी देखने जाना है। या तो दूसरा केस ऐसा बन सकता है, या तो ऐसा बन सकता है, या तो ऐसा बन सकता है। तो ये इसका जो टोटल केस बनेगा उसको बनेगा 4 केस, ठीक है, इसको 4 केसेस बोला जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, अब जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरे पास में ये 1,1 है और ये 1,2 है, ठीक है। अब इसका नाम मेहरारू नंबर 1, इसका जो है मेहरारू नंबर 2। अब मैं बोलूंगा कि भाई तू टोटल कितने सबसेट्स बना सकता है, तब ये बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट है कि देखो इसके पास में एक पॉसिबिलिटी कि या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये 1 हो सकता है, या तो ये प्रेजेंट हो सकता है, या तो ये बेसिकली एब्सेंट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक रिप्रेजेंटेशन 5 होगा, दूसरा रिप्रेजेंटेशन कि सिर्फ 1,1 प्रेजेंट है, तीसरा रिप्रेजेंटेशन ये होगा कि सिर्फ 1,2 प्रेजेंट है, या तो एक रिप्रेजेंटेशन ये होगा कि 1,1 और 1,2 जो है वो दोनों प्रेजेंट है। तो इसमें भी हमको जो टोटल नंबर ऑफ केसेस आएंगे वो बेसिकली कितना आएगा मालूम है, यहां पर भी 2:2 आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इसके पास में 2 केसेस होते हैं, किसी के पास में, ये बेसिक काउंटिंग का आइडिया है कि अगर 2 केसेस हैं, इस एलिमेंट के पास में 2 केसेस हैं, 2 केसेस का मतलब है कि ये हाँ या तो ना। अगर समझो इसके पास में 3 केसेस होते हैं तो हम लोग कैसा लिखते हैं, जैसे ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है, अगर इसके पास में 3 केसेस हैं, इसके पास में 3 केसेस हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 3 × 3 दैट विल बी 3 स्क्वायर। लेकिन यहां पर कितने हैं, 2 केसेस हैं। अगर एक ही केस होगा तो हम लोग 1 × 1 × 1 करेंगे। ये बेसिक आइडिया है काउंटिंग का।
एंड आई डोंट थिंक कि किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, एंड मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात है कि अगर ये दो केसेस हैं तो ये दो दो पॉसिबिलिटी है। दो केसेस का मतलब ये है कि या ये तो एब्सेंट हो सकता है या तो ये एब्सेंट हो सकता है, जो बेसिकली 0 और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें 1,1 का मतलब है कि ये 1,1 प्रेजेंट है, लेकिन 1,2 जो है वो एब्सेंट है। इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0, 1 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और 1। इसी बेसिस पे मैं इसको रहने देता हूं, आप इसको बाद में भी रेफर कर सकते हो। इसी बेसिस पे मुझे क्या करना है, मुझे टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस पता करना है। अब टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये है कि आप ये ए लिए और फिर आपने ए लिया, आपने ए क्रॉस ए किया, यहां पर मुझे ये सारे के सारे सिमेट्रिक आ रहे हैं, ठीक है। मतलब एक सिमेट्रिक आपको 5 मिल गया, एक सिमेट्रिक आपको 1,1 मिल गया, एक आपको 2,2 मिल गया, एक आपको 3,3 मिल गया, या 1,1 भी मिल गया और 2,2 भी मिल गया। तो ऐसे मुझे ये पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशंस ये आएगा, ये जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आएगा, ये कितना रिलेशंस सिमेट्रिक होगा। तो दैट इज नथिंग बट माय आइडिया कि ये सिमेट्रिक कितने तरीके से सिमेट्रिक हो सकता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन जो होगा वो बेसिकली कितना हो सकता है, दैट इज नथिंग बट माय आइडिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको आपको बताता हूं कि लेट्स कंसीडर A इज अ नॉन एम्प्टी सेट विच विल कंसिस्टिंग ऑफ 1, विच कंसिस्टिंग ऑफ 2, विच कंसिस्टिंग ऑफ 3। फिर मैंने क्या किया, मैंने A क्रॉस A लिख दिया। अब इस A क्रॉस A को आप ध्यान से समझना, मैंने इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख रहा हूं। मैट्रिक्स का फॉर्मेट मतलब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, A क्रॉस A। कहने का मतलब है A क्रॉस A में आएगा आपका 1,1, ठीक है, फिर आएगा आपका 1,2, फिर आएगा आपका 1,3, फिर यहां पर मैं लिख दूंगा कि यह आएगा 2,2, 2,1, यह आएगा आपको 2,2, यह आएगा आपको 2,3, फिर यह आएगा आपको 3,1, यह आएगा आपको 3,2 और यह आएगा आपको 3,3। या तो आप इसके फॉर्मेट में लिख के समझ जाओ, या तो आप जो है ना बेसिक इसके फॉर्मेट में 1,1, फिर 2,2, फिर 3,3, फिर ये 1,2 लिख दिया, फिर 2,1 लिख दिया, फिर 1,3 लिख दिया, 3,1 लिख दिया, फिर मैंने 2,3 लिख दिया और 3,2 लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका A क्रॉस A, या तो आप इसको इसके फॉर्मेट में समझो या तो आप इसको इसके फॉर्मेट में समझो। अब आप ये देखना मैं आपको क्या बताने वाला हूं, अब आप जरा ध्यान से सुनना। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, अब मैं 1,1 से पूछा कि देख भाई क्या तू सिमेट्रिक में आएगा क्या, तो इसने बोला कि R1 से मैंने पूछा। अब ये मैंने बोला 1,1, तो ये एक सिमेट्रिक होगा। तो 1,1 से मैंने पूछा कि तू बता मेरे को कि क्या तू 1,1 तू प्रेजेंट रहेगा, बोले अब कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, 1,1 प्रेजेंट होगा। अब जैसे R2 में मैंने अगर लिखा कि 2,2, यहां पर मैंने 2,2 को प्रेजेंट कर दिया, ये भी आपका सिमेट्रिक है, ये भी आपका सिमेट्रिक। लेकिन आप एक चीज यहां पर ध्यान दो कि यहां पर 1,1 इज बेसिकली एब्सेंट, 1,1 जो है वो एब्सेंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 1,1 के पास में कितने चॉइसेस हैं, इसके पास में 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। ये अगर एब्सेंट भी रहा तो भी सिमेट्रिक होगा, अगर ये प्रेजेंट भी रहा तो भी सिमेट्रिक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं 2,2 से पूछा तेरे पास कितने चॉइसेस हैं, तो बोलेगा भाई मेरे पास भी 2 चॉइसेस हैं, मैं भी प्रेजेंट रहा एब्सेंट रहा। 3,3 से मैंने पूछा, उसने बोला कि कितने चॉइसेस हैं, उसने बोला मेरे पास भी 2 चॉइसेस हैं। अब मैं चलता हूं इनसे पूछता हूं, अब मैं 1,2 से पूछा। अब जैसे ये एक रिलेशन, यहां पर ही ध्यान देना, अब मैं 1,2 से पूछा तो मैं बोला कि तू बता भाई, तू अगर प्रेजेंट रहा तो सिमेट्रिक होगा, बोलेगा भाई देख ये मेरे से मत पूछ कि मैं 1,2 सिंगल प्रेजेंट रहा तो सिमेट्रिक होगा, मैं जहां जाऊंगा वाइफ को लेके जाऊंगा। तो भाई ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, ये हम दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये है ये 1,2 इस बॉक्स का 2 चॉइसेस होंगे, सिर्फ 1,2 का कोई चॉइस नहीं होगा, इस बॉक्स के 2 चॉइसेस होंगे कि या तो ये पूरा का पूरा बॉक्स। अब ये देखो, अगर ये पूरा का पूरा बॉक्स लेने का मतलब क्या है, अब जैसे मैं अगर बोलूं कि अगर 1,2 और 2,1 दोनों प्रेजेंट हो तो ये सिमेट्रिक हो, या तो अगर दोनों एब्सेंट हो तो भी सिमेट्रिक होगा। तो वैसे ही ये सेकेंड वाला बॉक्स, इसके पास में 2 चॉइसेस होंगे, तो इसके पास में 2 चॉइसेस, फिर इसके पास में 2 चॉइसेस होंगे, ठीक है, फिर इसके पास में 2 चॉइसेस होंगे। इतना आपको समझ में आया क्या? मतलब ये इंडिविजुअल एलिमेंट के पास में 2 चॉइसेस होंगे, लेकिन ये बॉक्स के पास में 2 चॉइसेस होंगे, कि मतलब या तो वो
बॉक्स पूरा आएगा, या तो वो पूरी फैमिली आएगी या तो वो पूरी फैमिली नहीं आएगी। बॉक्स होने का मतलब क्या है कि ये आपका 1 2 और 2 1 अगर ये सिमेट्रिक में प्रेजेंट होंगे तो दोनों साथ में आएंगे, अगर ये सिमेट्रिक में प्रेजेंट नहीं होंगे तो दोनों साथ में नहीं आएंगे। लेकिन ये इंडिविजुअल एलिमेंट की औकात नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक में प्रेजेंट हो। जैसे अगर आपको डाउट भी हो रहा है तो मैं अगर ये लास्ट के 3 के ऊपर ध्यान दूं तो जैसे 1 2 और 2 1 ये एक सिमेट्रिक होगा, 1 2 2 1 1 3 और 3 1 ये एक सिमेट्रिक होगा, या फिर मैं 2 3 और 3 2 लिखूं ये एक सिमेट्रिक होगा। तो इंडिविजुअल एलिमेंट के पास में दो दो चॉइसेस होंगे और बॉक्सेस के पास में दो दो चॉइसेस होंगे। अब यहां पर चलता है कि इसको मैं फॉर्मुलेट कैसे करूं। जैसे एग्जांपल के लिए इसी चीज को मैंने यहां पर इसके फॉर्मेट में लिखा है। अब अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो ये देखना कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये कितने एलिमेंट्स आएंगे, हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 3 एलिमेंट आएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर कार्डिनलिटी, ये लेट्स कंसीडर ए की जो है वो मैं n ले लेता हूं और कार्डिनलिटी इसकी मैं ले लेता हूं n स्क्वायर। तो डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास हमेशा n आएंगे और इनके पास में कितने केसेस होंगे, इनके पास में 2 चॉइसेस होंगे। तो इसीलिए मैं यहां पर लिख दूंगा इसके लिए 2n। या तो आप इसके फॉर्मेट में समझो या तो आप इसके फॉर्मेट में समझो। तो ये सेम एलिमेंट जो होंगे, जो सिंगल लॉन्डे होंगे, इनके पास में 2 चॉइसेस हैं, इसलिए मैं 2n लिख दिया। ठीक है, अब ये देखना, अब ये 1 2 और 2 1 ये फैमिली है, फिर ये 1 3 और 3 1 ये एक फैमिली है, और 2 3 और 3 2 ये एक फैमिली है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अब आप मुझसे मैं पूछूं, आप ना अपर ट्राइंगल देखो, अगर मैं सिर्फ और अपर ट्राइंगल ले लूं, यहां से ही क्रिटिकल होता है ये समझना। अब आप देखो कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास, टोटल एलिमेंट्स जो होंगे वो है बेसिकली n स्क्वायर। टोटल डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, अब अगर मैं टोटल डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बोलूं तो n होंगे। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में मैं बोलूं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा टोटल में से डायगोनल निकाल दो तो n स्क्वायर माइनस n होंगे। ठीक है, टोटल होगा n स्क्वायर माइनस n। अब अगर मैं बोलूं कि बॉक्सेस के बारे में बात करूं कि कितने बॉक्सेस मिलेंगे, ये देखो टोटल ये n स्क्वायर है। मैं फिर से इस चीज को बता दूं, जैसे मैंने लिखा ये 1 1 ये 2 2 और ये 3 3, फिर ये 1 2 2 1 ये 1 3 3 1 और ये 2 3 3 2। अब ये देखना कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अब ये देखना ये n स्क्वायर होगा, ये टोटल एलिमेंट्स होगा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और ये n होगा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक n होगा। तो ये जो बचेंगे वो कितने होंगे आपके, ये बचेंगे वो n स्क्वायर माइनस n होंगे यहां से लेके यहां तक, जो कि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। अब अगर मैं बोलूं कि ये कितने बॉक्सेस होंगे, तो टोटल तो 6 है लेकिन बॉक्सेस कितने हैं, 3 है। अब अगर मैं बोलूं कि बॉक्सेस कितने हैं, तब आप बोलोगे कि बॉक्सेस जो होगा वो n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 होगा, और इन बॉक्सेस के पास में 2 पॉसिबिलिटी होगी, इसीलिए टोटल नंबर विल बिकम 2 ऑफ n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये जो टोटल बॉक्सेस आएंगे डायगोनल के लिए कितना आ जाएगा, डायगोनल के लिए 2 पावर n आ जाएगा, बॉक्सेस के लिए 2 पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2। दिस इज अ टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। ऐड नहीं मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशंस हो जाएंगे। डायगोनल के लिए 2n, नॉन डायगोनल के लिए 2 ऑफ n स्क्वायर माइनस n।
नेक्स्ट स्लाइड ये है, आया आया समझ में? Yes, it is only valid for A cross A. ठीक है, नहीं समझ में आया मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, तो आप लोग जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस बार मैं और भी प्यार से एक्सप्लेन करूंगा। ये ए है, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने 3 एलिमेंट लिया है 1 2 और 3। ए की कार्डिनलिटी मैंने क्या ले ली है, मैंने ली है एन। मैं ए क्रॉस ए करूंगा तो मेरे को टोटल एलिमेंट कितना मिलेगा, एन स्क्वायर मिलेगा। अब अगर मैं देखूंगा ए क्रॉस ए को, मैं समझो मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया कि ये 1,1, ये फिर मैंने लिख दिया 2,2, ये मैंने लिख दिया 3,3, फिर उसके बाद में मैंने लिखा कि 1,2 और फिर 2,1, फिर मैंने लिखा कि 1,3 और फिर ये 3,1, फिर मैंने लिखा 2,3 और फिर मैंने लिखा 3,2। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली एन स्क्वायर है, कहां से लेके कहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये एन स्क्वायर है, लेकिन यहां से लेके यहां तक जो है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एन। तो ये जो बचे हुए एलिमेंट होंगे, ठीक है, यहां से, ठीक है, यहां से जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो हो जाएंगे एन स्क्वायर माइनस एन, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब ये टोटल एलिमेंट एन स्क्वायर माइनस एन है, इनको अगर मैं हाफ करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा मालूम है, तब मेरे को मिल जाएगा बॉक्सेस। इनका अगर मैंने हाफ किया, देखो टोटल 6 है लेकिन 3 बॉक्सेस आ रहा है मुझे। अब ये देखना, अब अगर मैं ये चीज बोलूं जैसे कि इनके पास में कितने चॉइसेस हैं, इनके पास में 2 चॉइसेस हैं। अब अगर इनके पास में 2 चॉइसेस हैं तो मैं इसको लिखूंगा 2 पावर n। अब सेम इसके पास में भी 2 चॉइसेस, इसके पास में भी 2 चॉइसेस, इसके पास में भी 2 चॉइसेस, तो ये n स्क्वायर n है। ठीक है, लेकिन जो बॉक्सेस आपके मिलके बनेंगे, बॉक्सेस कितना बनेगा मालूम है, n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2। तो इन बॉक्सेस के पास में भी 2 चॉइसेस हैं, दैट विल बिकम 2 पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2। तो ये टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस होगा आपका। क्लियर? क्लियर है अभी? Yes, Kunal, very good connections. क्लियर है? 2 रेज टू एन इंटू 2 रेज टू एन स्क्वायर माइनस है। या तो इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्मेट में भी समझ सकते हो। मैट्रिक्स का फॉर्मेट जो मैंने बताया कि आप जो है इसको 1,1 ले लो, इसको आप जो है वो 1,2 ले लो, इसको आप जो है वो 1,3 ले लो, इसको आप 2,1, इसको 2,2, इसको आप 2,3, या तो आप इसको 3,1, ये आपको 3,2 और ये आपको 3,3। ये आप इसका मैट्रिक्स के फॉर्मेट में भी ले सकते हो। अब ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ये होगा कि ये जो डायगोनल है इनके पास में 2 चॉइसेस आएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखोगे तो ये डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो या तो 0 और 1 प्रेजेंट हो सकते हैं, 0 और 1 प्रेजेंट हो सकते हैं,
या 0 और 1 प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब दे विल हैव टू चॉइसेस बेसिकली। लेकिन ये जो 1 2 और 2 1 है ना, ये एक दूसरे से लिंक है, मतलब अगर 1 2 प्रेजेंट होगा तो ही 2 1 प्रेजेंट होगा। या तो आप इसको ऐसा समझ लो कि 1 2 अगर प्रेजेंट होगा तो ही 2 1 प्रेजेंट होगा, अगर 1 3 प्रेजेंट होगा तो ही 3 1 प्रेजेंट होगा, अगर 2 3 प्रेजेंट होगा तो ही 3 1 प्रेजेंट होगा। आप इसको ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो कि इसकी पॉसिबिलिटी यू विल गेट 0,1, इसकी पॉसिबिलिटी यू विल गेट 0,1, इसकी पॉसिबिलिटी यू विल गेट 0,1, और ये डिपेंड करेगा ये वाले एलिमेंट के ऊपर, और ये इस वाले एलिमेंट के ऊपर, और ये जो होगा दैट विल बी इस वाले एलिमेंट के ऊपर। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये चीज समझ में आई, मैं आपको और तो गुमराह नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अरे 2n कैसे हुआ, उसके लिए तो मैंने पहले लंबी कहानी सुनाई थी, आपने शायद वो लंबी कहानी नहीं देखा था। ये प्रतीक भाई ये देख लो 2n क्यों हुआ। और कोई किसी को दिक्कत है? क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं तो आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये जो अभी तो मैं 10 मिनट का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आगे तो 2-2 मिनट का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। क्लियर है भाई? बोलो, अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं फिर से एक्सप्लेन करने को तैयार हूं। ये कुछ याद करना नहीं होता है, अभी डॉटेड, अभी मैं अभी 2-4 और करवाऊंगा, याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दूसरे तरीके का, ठीक है। दूसरे नहीं, नल सेट नहीं होता। दूसरे कंसीडर पे चलते हैं, दूसरे इक्वेशंस पे चलते हैं। दूसरे तरीके का जो रिलेशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब ये चेक करते हैं कि कौन कौन सा रिलेशन जो होगा वो बेसिकली रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहां पर सुनना, ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो चीज इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, कि हमको ये चीज चेक करना है कि इसका लॉजिक एक्सप्लेनेशन क्या है। अब हमने यहां पर ये ए लिया है, एंड लेट्स कंसीडर ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। हमने ये ए जो है वो नॉन एम्प्टी सेट लिया है, तो स्टॉप आस्किंग कि ए को मैं एम्प्टी ले लूं, ए को एम्प्टी ले लूं, लिख रहा हूं नॉन एम्प्टी सेट लिया हूं मैं यहां पर, ठीक है। तो अब ए जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। रिलेशन क्या कहता है कि कोई भी चीज आपकी रिफ्लेक्सिव कब होगी, and I will try to explain you like this कि for all the elements that belongs to A and your A comma A that must belongs to R, ये कंडीशन है, इसमें कोई इंप्लीकेशन की कंडीशन नहीं आई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने ये एक्सप्लेनेशन ले लिया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन में ये मुझे चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हम लोग जो रिलेशन चेक करते हैं वो बेसिकली कहां चेक करते हैं, वो हमेशा हम लोग रिजल्ट में चेक करते हैं। तो मैंने ए लिया है, फिर मैंने ए क्रॉस ए किया है, ए क्रॉस ए को पास किया। अब ये जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट में मैं जाऊंगा और चेक करूंगा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। अब जैसे पहला एग्जांपल मेरा ये है, अब जैसे मैंने एक R1 ले लिया, अब R1 में मैंने यहां पर ले लिया कि ये 1 1 हो गया और ये 2 2 हो गया, ठीक है। लेट्स कंसीडर ये जो ए है वो मेरा 3 एलिमेंट लिया हूं मैंने, 1 2 और मैंने यहां पर 3 ले लिया है। तो लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक के हिसाब से चलते हैं। लॉजिक ये कहता है कि फॉर ऑल ऑफ ए, ठीक है, एंड ए कॉमा ए दैट मस्ट बिलोंग्स टू ए, और ये हो गया ए आपका, दैट विल बी 1 2 एंड देन 3। अब ये क्या करेगा मालूम है, ये ए जाएगा इसके पास में, ए 1 कॉमा 1 आर यू प्रेजेंट, यस ब्रो आई एम प्रेजेंट। ए 2 कॉमा 2 आर यू प्रेजेंट, यस ब्रो आई एम प्रेजेंट। ए 3 कॉमा 3 आर यू प्रेजेंट, नो ब्रो आई एम नॉट प्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो कहने का मतलब है कि सारे के सारे सिंगल लौंडे आने ही चाहिए, मतलब 1 1 शुड बी प्रेजेंट, 2 2 शुड बी प्रेजेंट एंड 3 3 शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। 1 1 शुड बी प्रेजेंट, 2 2 शुड बी प्रेजेंट एंड 3 3 शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। अब
अब ये R2 के बारे में मैं बात करूं, R2 में मैं लिखूंगा 1,1। तो ये क्या इसने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोल दिया है कि देख भाई 1 1 2 और 3 अगर आ रहा है तो 1 1 2 2 एंड 3 3 आना ही चाहिए, ये गारंटी है, मतलब दे हैव टू कम। इफ दे आर नॉट कमिंग देन इट विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम, देन वी विल बी हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 1 1 2 2 लिखता हूं तो ये क्या करेगा, ये हर बार जाएगा, ये 1 1 2 2 3 से पूछेगा। अब ये सिर्फ 1 1 आया, अब फिर से लॉजिक यूज करो। लॉजिक जो है ना वही आपकी बीमारी का इलाज है। अब जैसे मैंने ए ले लिया है, अब इस ए में 1 2 और ये 3 लिया है, लॉजिक क्या कहता है, मुझे रिलेशन क्या चेक करना है, ये R2 चेक करना है। अब ये R2 में मैंने क्या लिखा है, मैंने R2 में लिखा है कि ये 1,1 है। अब जैसे मैंने अगर ये R2 में लिखा है 1,1, अब जैसे मैं यहां पर चेक करूंगा कि लेट्स कंसीडर फॉर ऑल ऑफ A दैट बिलोंग्स टू A एंड A, A दैट मस्ट बिलोंग्स टू R। तो ये क्या करेगा मालूम है, ये जाएगा चेक करेगा, हे ब्रो 1,1 आर यू प्रेजेंट, यस ब्रो आई एम प्रेजेंट। हे 2,2 आर यू प्रेजेंट, देन 2 बोलेगा नो ब्रो आई एम नॉट प्रेजेंट। तो 2,2 इज नॉट प्रेजेंट, सिंगल एलिमेंट ही आने चाहिए। अब ये 2,2 जो होगा वो प्रेजेंट नहीं है, अगर 2,2 प्रेजेंट नहीं है तो इट इज नॉट गोइंग टू बी रिफ्लेक्सिव। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि आपका रिफ्लेक्सिव कब आएगा, जब 1 1 2 2 एंड 3 3 इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, इनको आना ही पड़ेगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लिख दूं, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं अगर R3 लिखता हूं, ठीक है, अगर मैंने यहां पर R3 लिख दिया, इसमें मैं बोलूंगा कि 1 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा, फिर 3 3 आएगा। अब आप खुश हो जाओगे, फिर बोलोगे यस सर इट इज रिफ्लेक्सिव। अब जैसे मैं अगर इसको मैं और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूं, अब जैसे मैंने R3 लिया, R3 में मैंने क्या बोला कि भाई 1 1 आना चाहिए, फिर 2 2 आना चाहिए, फिर 3 3 आना चाहिए। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, मतलब सेम एलिमेंट आना चाहिए, बाकी के एलिमेंट आए या तो नहीं आ सकते। R3 जो R3 में मैंने लिखा है कि 1 1 2 2 और 3 3, यस डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट पीयू। तो ये R3 ये 1 1 2 2 और 3 3 आना ही चाहिए, ठीक है, यस। अब जैसे मैं अगर R4 लिखता हूं, अब ये R4 में क्या होगा, मैंने लिख दिया ये 1 1 हो गया, ये 2 2 हो गया और ये 3 3 हो गया। उसके बाद में ये 1,2 आए या ना आए इट डज नॉट, ठीक है, इट डज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। तो अब ये देखना, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आपको ना ये जो चीज है ना ये आनी चाहिए, बाकी का कुछ आता है या नहीं आता इट डज नॉट मैटर। अब जैसे ये 1,2 देखो, इसमें हस्बैंड और वाइफ का कोई रोल नहीं है, इसमें ये 1,2 है ना वो एकदम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इसमें 1,2 जो है वो एकदम इंडिपेंडेंट है, दे आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। तो ये जो 1,2 होगा ये प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा का पूरा ये जो डायगोनल, ये जो गोल्डन रेक्टेंगल है ना, ये गोल्डन रेक्टेंगल आपका क्या होना चाहिए, ये प्रेजेंट होना चाहिए, बाकी का कुछ प्रेजेंट हो या ना हो। अब जैसे अगर मुझे, अब यहां पर मेरा कॉन्सेप्ट आता है कि टोटल, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो मैं चेक करना चाहूं कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में आप ये देखोगे ना कि भाई ये गोल्डन रेक्टेंगल सब जगह प्रेजेंट होगा, मतलब यहां पर 1 1 2 2 और 3 3 ये आने के बाद में ही फिर हम लोग बात करेंगे। फिर 1,2 आए, 1 1 2 2 और 3 3, फिर ये 2,1 आए, या फिर ये 1 1 2 2 या 3 3, या कुछ भी नहीं आए, या 1 1 2 2 और ये 3 3, फिर ये 3,1 आए। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे उनके पास में एक ही पॉसिबिलिटी है कि उनको प्रेजेंट होना है, बाकी का अगर कुछ एलिमेंट आते हैं या फिर नहीं आते हैं दैट डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो अब अगर मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लेता हूं कि लेट्स कंसीडर द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज n एंड a क्रॉस a, इफ आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन कि लेट्स कंसीडर दैट विल बी n स्क्वायर, इसको अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखता हूं सो इट विल बिकम योर 1,1, ये हो गया आपका 1,2, ये हो गया आपका 1,3, ये 2,1 और फिर ये हो गया 2,2 और फिर ये हो गया 2,3,
and let's consider this is 3, 1, and then this is 3, 2, and let's consider this is 3, 3. So diagonal elements will have how many choices? The diagonal elements will have only one choice. ये diagonal के पास में कितनी choices हैं? इनके पास में सिर्फ एक choice है, और वो choice कौन सा है कि भाई साहब इनको क्या होना है, इनको जो है वो प्रेजेंट होना है। अब यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ का कोई गेम ही नहीं है। अब अगर मैं टोटल एलिमेंट्स के बारे में बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा मेरा वो कितना है, वो है n² है। अब अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात करूं, डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, वो कितने हैं मेरे, वो है n² - n है। सॉरी, डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो n है। अब अगर मैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात करूं तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो है n² - n। अब ये नॉन डायगोनल के पास में कितने choices है, तो देयर आर 2 choices फॉर नॉन डायगोनल, 2 choices फॉर नॉन डायगोनल। इफ 2 choices फॉर नॉन डायगोनल, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस विल बिकम 2 पावर, इट विल बी n² - n। इसमें डिवाइड बाई 2 नहीं आया है, समझ में आ गया? टू पावर n² - n, डिवाइड बाई 2 नहीं होगा। क्लियर है? आगे समझ में सबको? नहीं आया तो आई कैन गिव यू वन टाइम एक्सप्लेनेशन, वन मोर टाइम एक्सप्लेनेशन। भरत आप इसको ऐड कर सकते हो। 1 चॉइस का मतलब ये होता है 1/n। वन चॉइस का मतलब 1/n, 1/n into 2n² - n। देयर इज नो 2 चॉइस। प्रोफेसर अजीत विश्वकर्मा, ये मैंने यहां पर ये चीज एक्सप्लेन की है ना आपको कि ये इसके पास में, अब देखो यहां पर 1 2 जो है वो प्रेजेंट है, यहां पर 1 2 जो है वो एब्सेंट है, तो ये तो गेम 1 2 2 1 का है ना। ये इनके पास में एक ही चॉइसेस है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है, ये सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है, लेकिन इनके पास में कितने चॉइसेस हैं? दे आर हैविंग 2 चॉइसेस। नॉन डायगोनल एक्सप्लेन कर देता। ठीक है, ये क्या है आपका, ये A क्रॉस A है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो इस रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में आपको ये एलिमेंट आएंगे ही आएंगे, 1 1 2 2 और ये 3 3। लेट्स कंसीडर 1, 2 को मैं क्या करता हूं, मैं एब्सेंट लिख देता हूं। ठीक है, इसको मैंने एब्सेंट कर दिया, या तो मैं 1, 2 को फिलहाल के लिए यहां पर प्रेजेंट करवा देता हूं। 1, 2 को मैंने प्रेजेंट करवाया, बाकी सबको एब्सेंट करवा दिया। फिर अभी एक दूसरा रिलेशंस करूंगा जिसमें ये 1 1 2 2 3 3 ये तो आएंगे ही आएंगे, मतलब दिस मस्ट बी प्रेजेंट, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये 1, 2 को मैं एब्सेंट करवा देता हूं और 2, 1 को मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्रेजेंट करवा देता हूँ। तो अब ये देखना कि पहले ये 1, 2 के पास में 2 चॉइसेस हैं कि पहले वाले में ये प्रेजेंट हुआ और दूसरे वाले में एब्सेंट हुआ, बाकी के ये सारे 0 0 0 है। आ गया? सोहम मैंने सिमेट्रिक का बताया कि सिमेट्रिक में हम बॉक्सेस लेते हैं, हस्बैंड और वाइफ लेते हैं, नॉन डायगोनल की बात नहीं करते, सुना करो एक बार में। ठीक है, आ गया अभी सबको?
ठीक है। अगर मैं लिखूं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एन एंड टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होते हैं हमारे पास में, 2n² माइनस n। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होते हैं हमारे पास में। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है मालूम है, कि डायगोनल के पास में दो चॉइसेस हैं और बॉक्सेस के पास में दो चॉइसेस होते हैं। तो डायगोनल के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे मालूम है, सिमेट्रिक का मैं लिखूं कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, तो डायगोनल के पास में दो चॉइसेस होते हैं, ये 2n का मतलब है डायगोनल के पास में दो चॉइसेस हैं और बॉक्सेस के पास में दो चॉइसेस हैं। तो बॉक्सेस की अगर मैं बात करूं तो 2n² माइनस n, ये हो जाएगा। अब लेट्स कंसीडर कि ये एक, दिस इज अ टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज अ टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। अब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में बात करूं तो दैट आई विल बी गेटिंग 2n² माइनस n, एंड टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में बात करूं तो दैट आई विल बी गेटिंग 2 पावर n एंड 2 पावर ऑफ n² माइनस n एंड देन डिवाइडेड बाई 2। आप इसको भूलो मत, डायगोनल सिमेट्रिक की अगर बात करें तो सिमेट्रिक में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे वो 2 पावर n होगा, ठीक है। 2 पावर n का मतलब क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स के पास में आपके पास में दो चॉइसेस हैं और यहां पर बॉक्सेस के पास में दो चॉइसेस होते हैं। तो टोटल n² हो गया, डायगोनल n हो गया, नॉन डायगोनल n² माइनस n, बॉक्सेस विल बिकम n² माइनस n डिवाइडेड बाई 2। इतना समझ है, इतना किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है ऐसे रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, एक रूम है, ठीक है, सुनना, ये एक रूम है, इस रूम में मुझे रिफ्लेक्सिव को भी पकड़ के रखना है, ठीक है, और ये सिमेट्रिक को भी इसी रूम में एडजस्ट करना है, रिफ्लेक्सिव को भी इसी रूम में एडजस्ट करना है। मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो। रिफ्लेक्सिव बोलेगा इस रूम में मैं तभी आऊंगा जब आप मेरे को सेम एलिमेंट दोगे। सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है कि सिमेट्रिक इट अलाउज सेम एलिमेंट। सिमेट्रिक को सेम एलिमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिक क्या करता है, सेम एलिमेंट को अलाउ करता है, बट इट डिमांड्स फ्लिपिंग। ये क्या करता है, इसको डिमांड किसकी है, इसको डिमांड है फ्लिपिंग की। अब ये जरा सुनना, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, भाई मेरे को गोल्डन रेक्टेंगल चाहिए नहीं तो मैं नहीं आऊंगा इस रूम में, ठीक है। एक पार्टी करनी है, मैंने रिफ्लेक्सिव को भी बुलाया, सिमेट्रिक को बुलाया, रिफ्लेक्सिव को मैं ऐसे ढकेल रहा हूं, चल बे रूम में, तो रिफ्लेक्सिव बोलता है देख भाई गोल्डन अगर रेक्टेंगल मिलेगा तो ही मैं आऊंगा, गोल्डन अगर रेक्टेंगल मिला देख ब्रो तो ही मैं आऊंगा। सिमेट्रिक बोलता है भाई मेरे को गोल्डन वोल्डन का मतलब नहीं भाई, अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए फ्लिपिंग। एक लड़का क्या लिख रहा है, अभिषेक राजपूत, पढ़ा लेंगे यार। होता है, होता है, साथ में काम करने से यही होता है। पढ़ लो, जिंदगी सुधार लो। पढ़ाओ, पढ़ लो, जिंदगी सुधार लो। दैट थिंग विल नेवर मेक यू टू थिंक एनीथिंग, ठीक है। चलो, ए भाई सुनो,
देखो अब मैंने क्या बोला मालूम है, रिफ्लेक्सिव बोलता है, मैंने रिफ्लेक्सिव ऐसे ढकेल रहा हूं चल रूम में, तो रिफ्लेक्सिव बोलता है कि मैं तभी आऊंगा जब मेरे को सेम एलिमेंट मिलेगा, 1 1 2 2 एंड 3 3। सिमेट्रिक को मैंने बोला, बोलता है भाई मेरे को सिमेट्रिक ये बोलता है कि मेरे को ना सेम एलिमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्या होना चाहिए, मेरे को डिमांड चाहिए फ्लिपिंग का। तो एक्चुअली सिमेट्रिक में ये जो डायगोनल के पास में दो चॉइसेस है ना, उनको अगर एक चॉइस कर दो तो रिफ्लेक्सिव भी खुश हो जाएगा। देखो अगर सिमेट्रिक की बात करूं तो 2 raised to n एंड 2 raised to n² माइनस n डिवाइडेड बाई 2 है ना। अब अगर ये 2 raised to n किसके लिए है, डायगोनल के लिए है, तो डायगोनल के पास में दो चॉइसेस है। अब अगर मैं इसको कंपल्सरली प्रेजेंट कर दूं, ठीक है, अगर इसको मैं कंपल्सरली प्रेजेंट कर दूं तो रिफ्लेक्सिव खुश हो जाएगा ना। तो दिस इज अ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस which is reflexive and symmetric at the same time. So it will be 2 of n square minus n and then divided by 2. समझ में आया ये चीज? मैंने क्या किया, मैं इसको कंपल्सरली प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अगर मैं डायगोनल को, ठीक है, डायगोनल मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट, अगर डायगोनल को मैं मस्ट बी प्रेजेंट कर दिया तो ये क्या करेगा मालूम है, ये रिफ्लेक्सिव इंटरसेक्शन सिमेट्रिक को ये सेटिस्फाई करेगा एंड देन इट विल बिकम 1 raised to n एंड देन 2 raised to n² माइनस n डिवाइडेड बाई 2। तो ये टोटल केस विल बिकम 2 of n² माइनस n डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है? एंड देन बॉक्सेस के पास में 2 चॉइसेस हो जाएंगे। क्लियर? क्या सोच के लिखते हो तुम लोग? टमाटर बेचता है, ये बैच बड़ी अजीब है। एक टमाटर बेचता है, फिर एक आएगा कुछ और लिख देगा। दिमाग किसी का स्टेबल नहीं है यहां पर, इस बैच में किसी का दिमाग स्टेबल नहीं है। पढ़ते रहते पगला जाते हैं ये लोग। पढ़ते रहेंगे तो एक लिखेगा टमाटर 160 रुपए किलो चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, लिख के भाग जाएगा फिर। और दूसरा आएगा वो कुछ और लिख देगा, बोलेगा सर देखो हॉस्टल में बैठा हूं मैं। अलग ही है ये। आप कोई बैच में चेंज मत करो, चुपचाप पढ़ लो, 3 4 महीने और हैं। कम से कम जब तक पढ़ रहे हो तब तक तो मत करो। अच्छा ऐसे कितने रिलेशंस होंगे, रिलेशंस दैट विल बी रिफ्लेक्सिव बट दैट इज नॉट सिमेट्रिक, relations which is only reflexive but not a symmetric. So this is the relations which is only a reflexive but it is not symmetric. Yes or no? ये ऐसे relations होंगे जो reflexive होगा, तो it will be 2 of n² minus n minus 2 of n² minus n divided by 2. ये ऐसे relations होंगे जो reflexive होंगे, symmetric नहीं होंगे। फिर ये ऐसे relations होंगे जो symmetric होंगे, reflexive नहीं होंगे।
हो गया? हो गया आपकी परेशानी? और परेशान हो जाओ थोड़ा सा, और परेशान हो जाओ, ठीक है फिर बताओ। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऐसे रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव होंगे सिमेट्रिक नहीं होंगे, ऐसे रिलेशन जो सिमेट्रिक है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी इसमें से पता कर सकते हो। क्लियर है ब्रो? आगे चलो। किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो आई विल गो एंड आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलते आगे, चलते और आगे पढ़ते। यार मैंने ना अपना, मालूम है मैं अपना पढ़ाने का तरीका चेंज कर दिया हूं, इस बैच में इतने गंदे बच्चे हैं लोग। ठीक है बात नहीं करते, पढ़ते हैं आगे। एक तीसरा जो रिलेशन है, ठीक है, तीसरे वाले कितना टाइम बचा अपने पास? हाँ ठीक है, पढ़ा लूंगा एक। अब जो तीसरा रिलेशन है इसको मैं बोलूंगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। प्लीज एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और इंस्टेड ऑफ एंटी सिमेट्रिक कल पढ़ा देता हूं, लेट्स मी ट्राई टू टीच यू व्हाट इज इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? देखो पहली बात तो ये कि इररिफ्लेक्सिव जो रिलेशंस होता है, ठीक है, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि रिफ्लेक्सिव का उल्टा होता है, ठीक है। मैं इसके बारे में सब कुछ बताता हूं। लेट्स कंसीडर कि A इज योर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, A इज योर नॉन एम्प्टी सेट। मैंने ये चीज लिख दी कि A जो होगा वो हमारा नॉन एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद में मैं लिखूंगा कि आपका कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा जब फॉर ऑल ऑफ A दैट बिलोंग्स टू A एंड A कॉमा A शुड नॉट बिलोंग्स टू R। मतलब आप ये समझ लो कि इररिफ्लेक्सिव जो होता है इट हेट सेम एलिमेंट, ठीक है, इट हेट सेम एलिमेंट। ये क्या करता है मालूम है? सेम एलिमेंट को हेट करता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर लिख लिया ये R1 हो गया। कंफ्यूजन बहुत सारा आएगा, ठीक है, कंफ्यूजन जो है वो बहुत सारा आएगा। तो अब उस कंफ्यूजन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा कैसा हम लोग इसको कर सकते हैं। अब जैसे मैंने क्या बोला है, ये है R1। अब ये R1 में मैंने यहां पर लिख दिया कि 1,1 है। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि 1,1 क्या ये इररिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, पहले आप ये चेक करो मैंने क्या लिखा है कि इट हेट सेम एलिमेंट। अब ये फॉर ऑल ऑफ A, अब मैंने ये A जो है दैट आई विल बी गेटिंग की 1, 2, 3। अब ये A जाएगा और 1 के पास में बोलेगा कि 1,1 प्रेजेंट मत होना, लेकिन क्या करना, 1,1 क्या कर दिया, गद्दारी कर वे, 1,1 ने गद्दारी कर दिया, ठीक है, ठीक है, 1,1 ने गद्दारी कर दिया। तो अब ये बोलता है कि भाई 1,1 बिल्कुल मत आना, लेकिन 1,1 प्रेजेंट हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये इररिफ्लेक्सिव होगा? नहीं, ये इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्यों ये इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा? ठीक है, ये इररिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सेम एलिमेंट अलाउ कर दिया। अब आप ये बताओ मुझे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्या नहीं, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव का उल्टा, अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होता है तो इररिफ्लेक्सिव होता है, ऐसा नहीं है। जो अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है नहीं। इररिफ्लेक्सिव कहता है कि सेम एलिमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है, बट अब सेम एलिमेंट यहां पर आ गया, 1,1 यहां पर आ गया। अब जैसे मैं अगर ये R2 के बारे में बात करूं, अब जैसे ये देखना, ये क्या करता है मालूम है? गद्दारी कब करता है यहां पर देखना, ठीक है। अब ये देखना, इसने 1,2 कोई दिक्कत नहीं है, 2,3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो इसने गद्दारी कर दी, ठीक है, 2,2। अब जैसे ये 2,2 देखेगा, कौन देखेगा? इररिफ्लेक्सिव, एकदम गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा भाई, ठीक है, बोलेगा भाई 2,2 जो है ना, ये जैसे ही आएगा ये बोलेगा कि भाई तू इररिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव भी है? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है।
तो इन ए शॉर्ट एंड सिंपल टर्म मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, ठीक है, कि सेम एलिमेंट को वो अलाउ नहीं करता है, सेम एलिमेंट को वो देखना ही नहीं चाहता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखूं R3, अब ये R3 में मैं अगर ये 1 2 लिख दूं तो ये बोलूं कि मैं इररिफ्लेक्सिव होगा, ये डेफिनेटली इट विल बिकम इररिफ्लेक्सिव। अब जैसे मैंने R4 को, ठीक है, जैसे मैंने 2 3 लिख दिया तो क्या मैं बोलूंगा कि ये इररिफ्लेक्सिव होगा, डेफिनेटली इट विल बिकम इररिफ्लेक्सिव। इट हेट सेम एलिमेंट, आप बस यही समझ लो, ये क्या करता है, सेम एलिमेंट को हेट करता है। 1 2 और 2 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो मन करे आप वो लिखते जाओ ब्रो। अब जैसे मैं फिर से लिखता हूं, अब ये R1 में मैंने क्या लिख दिया, एम्प्टी ले लिया, क्या यहां पर सेम एलिमेंट आया है, नहीं आया है, तो ये इररिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब अगर मैं R2 में मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 2 ले लिया तो क्या ये इररिफ्लेक्सिव होगा, डेफिनेटली। इट हेट सेम एलिमेंट, ठीक है, बस वही गद्दारी वाली बात है। R3 में मैंने अगर यहां पर 2 1 ले लिया तो क्या ये सेम एलिमेंट होगा, बिल्कुल ये सेम एलिमेंट होगा। अब ये R4 के बारे में मैं बात करूं, अब जैसे ये 1 1 लिख दिया मैंने, ये यहां पर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको सेम एलिमेंट नहीं कंसीडर करना है। अब जैसे मैंने यहां पर R5 ले लिया, अभी R5 में मैं 1 2 ले लूं कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 1 ले लूं कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 3 ले लूं कोई दिक्कत नहीं है, मैं 3 2 ले लूं कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका इररिफ्लेक्सिव है, सेम एलिमेंट नहीं आना चाहिए। अभी R6 में मैंने क्या लिया, मैंने 1 3 ले लिया, अब जैसे मैं यहाँ पर 3 3 ले लिया तो ये देखना, इसको देखते ही वो क्या हो जाएगा, मतलब मैं गुस्सा हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 3 तुझे नहीं आना चाहिए था, तू कहां से आ गया, सो इट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट, सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि इररिफ्लेक्सिव होगा, डेफिनेटली इट इज नॉट इररिफ्लेक्सिव। अभी तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में बात करने। अब ये जो A है, ठीक है, A के बारे में मैं बात करूं, ये 1 2 3, क्या कोई मुझे बता सकता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे वो इररिफ्लेक्सिव कितने होंगे? राइट योर कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स। आई थिंक ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि कोई तो आंसर लिख दो। ये 1 2 और फिर ये 1 3, फिर ये 2 1 और फिर ये 2 2 और फिर ये 2 3, ठीक है, फिर ये आएगा आपका 3 1 3 2 और फिर ये होगा आपका 3 3। अब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इनके पास में कितने चॉइसेस होंगे? इनके पास में एक ही चॉइस होगा, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट वन चॉइस? दैट वन चॉइस कि भाई तू जो है वो बेसिकली एब्सेंट हो जा, ठीक है, तू क्या, तेरे को क्या होना है, एब्सेंट होना है। और बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके पास में 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल होंगे n², ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स होंगे n। अगर मैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात करूं तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो आएगा आपका n² - n। तो अब मैं अगर बोलूं कि इनके पास में कितने चॉइसेस होंगे, ये 2 चॉइसेस होंगे, दे कैन बी एब्सेंट, ठीक है, और दे कैन बी प्रेजेंट। They can be absent or they can be present. So that is why I can try to write it down. It will be 2 power n² - n. So this is the total number of irreflexive relation. Clear है सबको? Clear है ना? Yes. चलो चलो हाँ, इसमें एम्प्टी ध्रुव होगा। चलो चले ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 और 3 3, फिर ये आपका 1 2,
यही चीज ये होता है एब्सेंट, ठीक है, और ये आपका 1 2, इसमें ये 1 1 और फिर ये 2 2, ये 3 3, लेट्स कंसिडर ये 1 2 है और ये फिर 2 1 है, इसी में यही चीज होती है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एब्सेंट होता है और ये 1 2 और ये 2 1, इसीलिए इनकी साइज जो होती है वो बेसिकली सेम होती है, ठीक है, इनकी जो साइज होती है वो बेसिकली सेम होती है। Why it is valid for empty set? Because it hates the same element. ठीक है, इसलिए इनकी साइज जो होती है वो सेम होती है, वो एक प्रेजेंट होगा, ये एक एब्सेंट होगा। क्लियर है, किसी को डाउट? यस, बोथ आर डिसजॉइंट, दे डू नॉट हैव एनी कॉमन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बोलेगा मेरे को सेम चाहिए, रिफ्लेक्सिव बोलेगा मुझे सेम नहीं चाहिए, तो दे विल नॉट बी एग्रीइंग ऑन एनीथिंग। ठीक है, why 3 3 is not relation? Sir, if R is reflexive, yes, its complement will become irreflexive. 1 1 2 2 3 नहीं आएगा, बाकी के आ जाएंगे। यस यस माइकी, क्लियर है? किसी को कोई डाउट ब्रो, बता दो मुझे, जल्दी बताओ। कोई डाउट है? एक तो लड़का एम्प्टी सेट के पीछे पड़ गया है भाई, एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट, ये कहीं तो पढ़ा है मेरे को लग रहा है, इसका डाउट है एक्चुअली। A is your non-empty set. If a relation is empty, it is not reflexive, but it is irreflexive. But it is irreflexive. ठीक है भाई, और भी डिटेल में जाना है? जाने दो, फिर मेरे को ही परेशान करो, ठीक है? ठीक है, ओके, बस आज के लिए इतना ही, घर जाओ, बाय, गुड नाइट। वो एक सेट वाले कुछ क्वेश्चंस थे, वो ना उस पे ही मेरे को कुछ लोग परेशान किए हैं, तो वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी है यार, वो पता नहीं क्या परेशान किए हैं उसके वजह, ठीक है, परेशान नहीं, इसको परेशान ही नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि बता दो सर, चलो बता देते हैं यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चंस को जो मतलब जो लोग करते हैं ना कि ये बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब जैसे एक क्लास है, ठीक है, हाँ मैं बताता हूं। अब जैसे मैं अगर आपको बोलूं, लेट्स कंसिडर कि इन अ क्लास ऑफ, ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 3 students, how many ways we can choose 2? How many ways we can choose 2? जैसे ये 3 बच्चे हैं, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3। एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि मैं पहला स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 2 को सिलेक्ट कर सकता हूं, या तो मैं स्टूडेंट नंबर 2 या स्टूडेंट नंबर 3 को सिलेक्ट कर सकता हूं, या तो स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 3 को सिलेक्ट कर सकता हूं। तो द टोटल आंसर यू विल गेट इज बेसिकली 3C2। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर जो है वो हम लोगों का डिस्कशन होगा, राइट? अब डिस्कशन ये है कि एक सेट है, ठीक है, इस सेट में कौन सा फंक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, मैं देखो एक बार चेक करता हूं, अगर ये आ जा रहे हैं तो है इसमें, ठीक है,
हाँ, ये तो कंपोजिशंस वाले आ गए, सेट वाला नहीं है, लिखना पड़ेगा मुझे। इसमें एक सेट है, ठीक है। अब ये एक सेट है दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 1, फिर 2, हाँ 3, 4, 5, 7, 6 भी है क्या, 1 2 3 4 5 7, फिर 8, फिर 10, फिर 11, फिर 14, फिर 17 और फिर 18 है, ठीक है। कितने एलिमेंट हैं इसमें? अब अगर इसमें एलिमेंट देखोगे, अब ये पहला क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है, ये कहता है कि हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए कंटेन 6 एलिमेंट। तो हमको क्या करना है, एक सबसेट बनाना है, ठीक है। इसकी साइज कितनी होगी, ये 6 हो सकती है, या तो शुरू के आप 6 ले सकते हो, या तो आप लास्ट में 6 ले सकते हो, आप कोई भी 6 ले सकते हो। अब इसकी साइज अगर आप चेक करोगे तो कितनी है, इसकी कार्डिनलिटी है ए की कितनी है, 12। अब इस 12 में से सबसेट बनाना है, तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि सबसेट की जो साइज आनी चाहिए, इसकी जो सबसेट की साइज आनी चाहिए, उसकी कार्डिनलिटी 6 होनी चाहिए। मतलब वो शुरू के आप 6 ले सकते हो, लास्ट के आप 6 ले सकते हो, बीच के 6 ले सकते हो। तो व्हाट आई कैन ट्राई टू से, मतलब यही बात हो गई कि 12 एक क्लास है जिसमें 12 बच्चे हैं, आप कितने तरीके से 6 बच्चे को सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स कंसीडर एक क्लास है जिसमें आईडी दी हुई है, आईडी नंबर 1, आईडी नंबर 2, आईडी नंबर 3, आईडी नंबर 4, ऐसे 12 बच्चों की आईडी दी हुई है। इसमें से आपको 6 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। 6 बच्चे सिलेक्ट करने का मतलब यही होगा कि सबसेट की साइज जो होगी वो आपकी 6 होगी। तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, तो आंसर यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली यू विल गेट 12C6। अब इसका जो दूसरा ऑप्शन है, कि दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी 6 एलिमेंट सबसेट, ठीक है, हाउ मेनी 6 एलिमेंट सबसेट, 6 एलिमेंट सबसेट। तो हमारी जो सबसेट की साइज होगी वो 6 की होगी, जिसमें ए कंटेन्स, ठीक है, जिसमें ए कंटेन्स 4 इवन इंटीजर्स, ठीक है, और उसके बाद में 2 ऑड इंटीजर्स, फिर 2 ऑड इंटीजर्स। अब ये चेक करो कि इसमें इवन इंटीजर्स कितने हैं, मतलब सबसेट की जो साइज होनी चाहिए, ठीक है, सबसेट की जो साइज होनी चाहिए वो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, 6 रखना है अपने को। मतलब ये हमारा सबसेट होगा, इसकी साइज 6 होनी चाहिए, बट कंडीशन ये है इट शुड हैव अ 4 इवन नंबर। तो अब टोटल इवन नंबर कितने हैं हमारे पास में, टोटल इवन नंबर 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और 6। तो टोटल 6 बनाना है, जिसमें से 4 कितने एलिमेंट लेने हैं, इवन लेने हैं। तो ये 64 में से 6 में से आप कोई भी 4 चूज कर लो। फिर उसके बाद में क्या बचते हैं, 2 ऑड होनी चाहिए, तो बाकी के जो 6 बचेंगे उनमें से 2 ले ले। अब ये देखो ये क्या गारंटी लेगा, ये ऑड इवन का लेगा और ये ऑड का लेगा, ये 4 की साइज और ये 2 की साइज। इसमें प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, मुझे ये बताओ कि व्हाई यू पीपल आर, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट इक्वेशंस। ये इतने इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। 64 5C2 है या 6C2 है, 6C2 होगा ना, क्योंकि 6 इवन बटेंगे। क्या अभी भी किसी को प्रॉब्लम है? इजी है ना ये इस तरीके के क्वेश्चंस। आयुष, प्रूफ वाला छोड़ दो, प्रूफ वाला मैंने क्या किया मालूम है, कुछ नहीं है प्रूफ वाले में, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम है प्रतीक प्रूफ वाले। ठीक है, अब ये कर लो, ये इजी है अभी। ओके चलो, गुड नाइट। आज तो कुछ भी मैं दे नहीं रहा हूं होमवर्क, कल मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रेफरेंस बुक से मिलेगी।